Okay, good morning, all of you, once again. I hope all of you are doing great. We will continue with our discussion finally on a new subject that is EIS and strategic management. Now, before we really get started with the subject, let's understand exactly इस subject से आपको क्या expectation रखना चाहिए और ICAI ने आपसे क्या expectation रखा है. Most importantly, so we have two parts in this subject. One is EIS, that is Enterprise Information System, and second part is your strategic management. देखो सिंपल शब्दों में अगर आप मुझे पूछोगे ना तो आपको फाउंडेशन में जो BCK पढ़ाया था उसका ही एक्सटेंशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. मतलब यू रिमेंबर वी स्टार्टेड विद अ चैप्टर अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. स्टार्टिंग में वहीं से शुरुआत किया था. वो चैप्टर ओरिजिनली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट था. उसको वहां से निकाल करके उन्होंने फाउंडेशन में इंक्लूड किया ताकि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिले एंड उसके बेसिस के ऊपर पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है. नाउ देयर दे विल टीच यू सम बेसिक्स अबाउट बिजनेस, व्हाट ऑल डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजीज एक बिजनेस सोच सकता है अंडरटेक करने के लिए. अब देखो बिजनेस स्ट्रेटेजी एक ओपन एंडेड वर्ड है, समझ रहे हो मेरा बात. मतलब मे बी एक स्टैब्लिश कंपनी शायद एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी वर्ड होता है उसकी तरफ जाएगा. एक बहुत ही जेट एयरवेज टाइप का कंपनी है या DHFL जो है वो सोचेगा टर्न अराउंड कर ले अपने आप को, समझ रहे हो मेरा बात, या मे बी डाइवेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको बेसिकली एक बिजनेस के अंदर क्या क्या अलग अलग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस होते हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सीखने को मिलेगा. ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूं. आई एम श्योर आपको मॉड्यूल्स मिले होंगे. इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी हैव टेक्निकली 8 चैप्टर्स. इफ यू कम हियर, जस्ट लुक एट द नेम ऑफ द चैप्टर्स. जस्ट लुक एट द नेम ऑफ द चैप्टर्स. सबसे पहला देखो नाम क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सबसे पहले बताएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ही क्या होता है. समझ रहे हो, आपको बुक्स निकालने का जरूरत नहीं है, सुनो मेरा बात अभी के लिए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है. उसके लिए पहले स्ट्रेटेजी वर्ड क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा. और तुमको BCK में सिर्फ स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन आता है. याद हो एक आखिरी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जब बहुत सारे डेफिनेशंस थे दुनिया भर के, वहां पे एक स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन भी था. इट्स अ गेम प्लान कि एक बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है, कैसे अचीव करेगा, उसका जब वो प्लान ऑफ एक्शन बनाता है उसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं. वॉर के अंदर ये पहली बार वर्ड शुरू किया गया था, वहां से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है. देन याद है आपको एक स्वॉट एनालिसिस पढ़ाया था, SWOT, और मैंने आपको उसका एक एक्सटेंशन भी पढ़ाया था, टोज मैट्रिक्स, TOWS मैट्रिक्स. याद है क्या कि स्वॉट को कैसे अपन एक्चुअली में यूज कर सकते हैं टोज मैट्रिक्स के थ्रू. वो कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से है. वहां चैप्टर नंबर 2 में आपको कैसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को एनालाइज करोगे, कैसे एक पहले बिजनेस का एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आप एनालाइज करके समझोगे, फिर डिसाइड कर पाओगे ना कि आपके लिए क्या सही स्ट्रेटेजी रहेगा. फिर वो बोलेगा आपके पास में, याद है क्या स्कूल में आपको पढ़ाया होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पढ़ाया होगा, याद है क्या. यहां पर थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आएगा. कॉर्पोरेट लेवल मतलब दे विल टॉक अबाउट लेट्स से टाटा सन्स. टाटा सन्स के अंदर अलग अलग बिजनेसेस आते हैं हमारे. टाटा मोटर्स आ गया, टाटा स्टील आ गया, समझ लो मेरा बात, टाटा पावर आ गया. तो वो अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग मैनेजमेंट रहेगा. फिर हर बिजनेस में परचेज फंक्शन आएगा, सेल आएगा, HR आएगा, पेरोल आएगा, ऐसे अलग अलग फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आएंगे. मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि इस सब्जेक्ट में आपको एक बिजनेस के बेसिक से लेकर के उनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर को कैसे समझना है और कैसे सही स्ट्रैटेजी को चूज करके इंप्लीमेंट करना है, वो सब कुछ हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा. नाउ इट्स अगेन 50 मार्क्स सब्जेक्ट. हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है. द बेस्ट पार्ट अबाउट EIS एंड SM इज हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऐसा उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि चैप्टर 1 का 10 मार्क का वेटेज है, चैप्टर 2 का 2 मार्क का. नहीं, ऑल चैप्टर्स हैव इक्वल वेटेज. अच्छा एक चीज और, EIS SM में 30 मार्क के MCQ रहेंगे. तो ऑब्वियसली 15 मार्क्स का MCQ SM से आएगा, 15 मार्क्स का MCQ EIS से आएगा. नाउ दीज ऑल चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर EIS. समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत आसान चीज है. लिटरली पूरा सब्जेक्ट कुछ 150 पेजेस के अंदर खत्म होता है और ये आपको स्कोर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा. बट इस सब्जेक्ट का एक प्रॉब्लम है, जो चीज आपको बहुत आसान लगती है वो आपको लगता है ये तो मैं खुद ही कर लेगा और मैं अपने मन के हिसाब से लिख के आ जाएगा. That is where you will lose marks. ICAI is very very strict in strategic management specifically. अगर तुमने इन्होंने बुक में जो दिया है वो नहीं लिखा, वो नंबर नहीं देगा. चाहे तुम्हारा आंसर तुम्हारे हिसाब से ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी मैं आपको ये भी बोलूंगा कि जो हेडिंग है तुम्हारे मॉड्यूल में और जो हेडिंग के अंदर कंटेंट है वही मिसमैच है. कहीं कहीं ऐसा होगा कि उसने बोला ये डेफिनेशन है, बाद में बोला दिस इज, एक एग्जांपल बताऊंगा, दिस इज दिस कॉन्सेप्ट. और अगर आप एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट को जाकर के ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे जहां से उन्होंने उठाया है,
उसका लॉजिक कुछ और ही होगा आज की तारीख के अंदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट जब मैं इंटरमीडिएट में था तब भी यही था, तब भी यही चैप्टर्स थे, बस तब क्या थे, थोड़े और ही एंटेंगल्ड तरीके से थे, सेम कॉन्सेप्ट थे पूरे के पूरे, कोई डिफरेंस नहीं था। हाँ, दो तीन चीजें ऐड कर दिया, कोई बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया, तो चैप्टर में एक आध कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया उन्होंने, डिलीट करना भूल गया अभी तक चीजों को, तो बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। तो कुछ चीजें थोड़ी सी ऐसा लगेगा यार इट डजंट मेक सेंस इन टुडेज वर्ल्ड, मैं आपको खुद आर्ग्यूमेंट करके बताएगा, बट तुम्हें आर्ग्यूमेंट क्लास तक रखना है, समझ रहे हो क्या मेरी बात? और तुम लोग सुन रहे हो क्या? तुम लोग, हाँ, ये आर्ग्यूमेंट क्लास से के रखने का, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम के अंदर वही लिखने का है जो बुक में लिखा है, तो हम नोटबुक के अंदर भी जब समरी बनाएंगे ना वही लिखेंगे जो बुक में दिया है, एट सर्टेन पार्ट्स, नॉट एवरीथिंग इज बैड, डू यू गेट माय पॉइंट? जो बेसिक्स है आज भी वो रेलेवेंट है, बिल्कुल लॉजिकल है। फिर सर हम बात करते हैं थोड़ा ईआईएस के बारे में, ये चीज आपको बहुत इजी लगेगा, ट्रस्ट में, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ये हमारा बीसीके का एडवांस पार्ट है, तो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है। अब ईआईएस पे आते हैं, आ जाओ। वहां पर आपको मैंने दो मॉड्यूल डिवाइड करके दिया है, मॉड्यूल 1 के अंदर 2 चैप्टर्स हैं एंड मॉड्यूल 2 के अंदर बचे हुए 3 चैप्टर्स हैं। सिर्फ एक बार ओवरव्यू समझने का ट्राई करो, हमारा अप्रोच कैसे रहेगा, कैसे हम लोग फिगर आउट करेंगे सब्जेक्ट को, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर इसका रेलेवेंट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आईसीएआई ने क्या इंक्लूड करके दिया है वो पता कर लेते हैं। ईआईएस में टोटल 5 चैप्टर है। प्रॉब्लम क्या है, जितना टोटल एसएम है उतना इधर एक एक चैप्टर है, मतलब यहां पर अगर चैप्टर 3 देखोगे तुम आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से कुछ 110 या 120 पेज का है, उतना टोटल एसएम है समराइज वर्जन में, समझ रहे हो मेरा बात? एंड यहां पर जो 5 चैप्टर है ना वो अपने आप में अलग दुनिया है, मतलब एक चैप्टर बात करेगा टुवर्ड्स द मोस्ट रेलेवेंट कॉन्सेप्ट टुडे, ई कॉमर्स। लाइक आई एम श्योर ऑल ऑफ अस जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी जीते थे आज के 1.5 साल पहले एंड टुडे, चाहे वो एक वेजिटेबल्स कंज्यूम करना हो गया या फॉर एग्जांपल बेसिक चीजें घर पे ऑर्डर करना हो गया, बेसिक नेसेसिटी होम एनवायरनमेंट के लिए, लाइक ऑल ऑफ अस हैव यूज्ड लॉट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स रादर, डू यू गेट माय पॉइंट? ऑल ऑफ अस हैव लर्नड द एसेंशियल नीड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स टुडे। तो डिजिटल पेमेंट क्या है, ई कॉमर्स की दुनिया कैसे ट्रेडिशनल कॉमर्स से अलग है, देयर इज एन एंटायर चैप्टर ऑन दैट, दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट चैप्टर इन टुडेज टाइम, जो आप पढ़ के बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। एंड ये सब्जेक्ट एक अच्छा बात बोलता हूं रादर देन क्रिटिसाइजिंग, वन गुड थिंग, इस सब्जेक्ट में एकदम बेसिक से लेकर के, मतलब लिटरली वो जब तुमको मैं आज ई कॉमर्स से शुरुआत करूंगा, जब तुमको ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस पढ़ाऊंगा ना तुमको हंसी आएगा लिटरली, कि एक जमाने में हमारे पास अलार्म क्लॉक हुआ करता था, अब हमारे पास में अलार्म फोन के अंदर रहता है, समझ रहे हो क्या मेरे बात? वहां से शुरुआत होगी, फ्रॉम देयर द रेंज इज ओपन एंडेड, मतलब वहां से वो लोग इतना आगे तक गए ना, मतलब एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेलेवेंस, मशीन लर्निंग, हाउ इट इज पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट अ ब्रॉडर लेवल, कैसे उसको हम रियल लाइफ में बिजनेसेस के अंदर यूज कर सकते हैं, मतलब रेंज इज ओपन एंडेड फ्रॉम वेरी बेसिक टिल एक्सट्रीम, सब कुछ सिलेबस में है। तो हर चैप्टर एक्चुअली में शुरुआत बहुत टाइम पास के लिए होगा, ऐसा लगेगा अरे कुछ भी नहीं है, तो समझ रहे हो क्या मेरा बात? बट ट्रस्ट मी दैट इज वेयर यू विल बी मिस्टेकन, क्योंकि वो वहां से शुरू करके धीरे धीरे इतना आगे तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं, डिजिटल पेमेंट्स सबको मालूम है, all of you would be using Google Pay, Phone Pay, और Paytm बोलता है why am I better than Google Pay? You know what I mean, right? If you follow latest ads, ठीक है, वो अपने आप को प्रूव करने का ट्राई है, बट दे फॉरगेट दैट उनका जो एप्लीकेशन है वो भी गूगल स्टोर पे है। Sometimes, that's the irony. I thought about it when they were trying to prove themselves in a recent advertisement that तुम्हारा ये पे है, वो पे है, स्लो पे बोलते हैं वो लोग उसको, क्या बोलते हैं? स्लो पे। They're not taking the name. वो गूगल पे, फोन पे का नाम नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है स्लो पे। Since I was the first one to enter, they're trying to prove themselves. Paytm was the first one, no? मतलब इंडिया के अंदर टेक्निकली उसके पहले विनमो करके था, जो यूएस के अंदर ऑलरेडी आ चुका था बहुत साल पहले से, वो वहां से हमने उठा करके यूपीआई जो आरबीआई ने बनाया, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई करके। तो डिजिटल पेमेंट भी देखने के लिए बहुत सिंपल लगेगा आपको, बट जब आप वहां से शुरुआत करके आगे तक जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस सुना है? अमेरिकन एक्सप्रेस वेरी फेमस फॉर their क्रेडिट कार्ड्स, बट दे आर बैंड इन इंडिया नाउ. What did I say? They are banned in India now for their operations. Why? And from there to the listing of SBI cards. एक कंपनी है, समझ रहे हो मेरा बात? Why they are picking up significantly? समझ रहे हो मेरा बात? तो again एक छोटे से चीज से शुरुआत होगा, but again it depends कि तुम कितना समझना चाहते हो। मतलब है बहुत सारी चीजें सिलेबस में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ई कॉमर्स करके एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 नाम है। फिर एक चैप्टर आएगा फ्रॉम बैंकिंग वर्ल्ड। नाउ
Think about any bank around you. HDFC Bank, ICICI Bank, Punjab National Bank. Don't laugh, but they're doing good. पंजाब नेशनल बैंक हो गया, फिर तुम्हारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, मतलब PSU बैंक से लेकर के ग्रेट प्राइवेट बैंक्स या स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स. सुने क्या? इक्विटास करके रहेगा, उज्जीवन करके सुना होगा, एयू स्मॉल फाइनेंस सुना होगा. समझ रहे हो? ये सब लोग अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए एक सिस्टम को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन. क्या बोलते हैं? कोर बैंकिंग सोल्यूशन. सीबीएस करके एक टर्म है. वो सीबीएस क्या होता है? इंडिया के अंदर इन्फोसिस ने इनकम टैक्स की वेबसाइट के अलावा और कहां कहां ग्लिचेस किए हैं, मतलब अगेन मतलब एक एग्जांपल आपको देंगे उसके रिगार्डिंग. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है दुनिया में. लेट्स से इन आवर कंट्री स्पेसिफिकली क्या क्या कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इजीली अवेलेबल है, वो किसने बनाए हैं, उसको बनाने के पीछे आर्किटेक्चर क्या रहेगा, फिर उसमें रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, बहुत सारा. इट्स ऑल अबाउट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. वन चैप्टर ऑन दैट. So just think about this. One on e-commerce, one on core banking solution. There comes two more chapters. Look at the name of the chapters. ये first and second chapter है. नाम देखो एक बार चैप्टर का. Look at the name. पहला वाला क्या बोलता है? Automated business processes. तो यहां पर आपको याद है क्या? कॉस्टिंग में परचेस प्रोसेस पढ़ा होगा. पढ़ा है क्या परचेस प्रोसेस? उसको पता है क्या? एक थोड़ा फैंसी टर्म भी दे सकते हैं. परचेस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट टू पे. क्या बोल सकते हैं? P2P प्रोसेस. परचेस प्रोसेस पढ़ा है कॉस्टिंग में सब लोगों ने? मैं अज्यूम कर रहा हूं ग्रुप 1 पढ़ के आए हो सब लोग यहाँ पे. हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं. ग्रुप 2 पढ़ के आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं, बट लॉजिकली पहले ग्रुप 1 पढ़ना चाहिए, फिर ग्रुप 2 पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक्स है ग्रुप 1 के वो ग्रुप 2 में थोड़े काम में आते हैं 100%. तो कॉस्टिंग में आपको परचेस प्रोसेस पढ़ाया होगा. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट टू पे. मतलब रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर के पेमेंट तक का जो पूरा प्रोसेस है, मतलब इन अदर वर्ड्स परचेस प्रोसेस ही है. बट यहां पर फैंसी टर्म यूज किया है, उसको बोलेंगे P2P. क्या बोलेंगे? P2P. सेल्स प्रोसेस के लिए एक और नया नाम है, ऑर्डर टू कैश. आपको सेल्स का ऑर्डर आया, वहां से आपने ऑर्डर को प्रोसेस किया, फिर आपको पैसा रिसीव हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर टू कैश. ऐसे अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस क्या क्या है, उन्हें ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, एंड व्हेन यू आर प्लानिंग टू ऑटोमेट अ बिजनेस प्रोसेस क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करने वाले हैं, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा. दैट इज चैप्टर नंबर 1. दैट इज मतलब सोचो एक ई कॉमर्स पे है, उसका अप टू सम पार्ट ऑटोमेशन से कनेक्टेड है. क्योंकि देखो ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है यार. सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, पेमेंट. इट्स कनेक्टेड टू अ पेमेंट बैंक. पेमेंट रेजर पे सुना आप लोगों ने? बहुत फेमस है इंडिया के अंदर यार. एक तरीके का पेमेंट बैंक है जो आपके लिए आपके बिजनेस के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करता है कस्टमर्स के थ्रू. यस और नो? एंड सर उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है. तो सर आपको ये छोटे छोटे प्रोसेसेस को कैसे एक पूरे बिजनेस अरीना से कन्वर्ट रिलेट करना है, कवर करना है, वो चैप्टर नंबर 1 में आने वाला है. चैप्टर नंबर 2 और भी इंटरेस्टिंग है. लुक एट द नेम. ये तो हाँ तुम्हारा थोड़ा सा अकाउंटिंग का नॉलेज टेस्ट करेंगे. लुक एट द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. अब सुनो मेरा बात. या थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन होगा, याद है क्या? कि अगर अज्यूम करो आपको स्कूल के अंदर पढ़ाया था जर्नल एंट्री पास करते हैं, वहां से लेजर पोस्टिंग, वहां से ट्रायल बैलेंस, याद आ रहा है क्या? फिर उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट सब बनाया जाता है क्या? देन वी हैव शेड्यूल 3. आपको समझ में आया? शिट 11 12 में जो पढ़ाया था वो तो इरेलेवेंट ही नहीं था. समझ रहे हो? यहां तो फॉर्मेट ही अलग है पूरा का पूरा. इवन आई थिंक फाउंडेशन में शेड्यूल 3 नहीं है ना, शायद फाउंडेशन में भी तुमको टी से पढ़ाया ना पूरा. ठीक है, नहीं थोड़ा ओवरव्यू शेड्यूल 3 का देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को शॉक नहीं लगना चाहिए आने के बाद में. अब तुमको एडवांस अकाउंट्स में एनबीएफसी ऑडिट भी पढ़ाए, एनबीएफसी अकाउंटिंग, एनबीएफसी मालूम है क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. जैसे तुम्हारे बैलेंस शीट में भी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट होते हैं, एनबीएफसी में होता है फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी. वहां टर्मिनोलॉजी और बदल जाएगा, वो भी शेड्यूल 3 ही है, बट शेड्यूल 3 अलग अलग कंपनीज के लिए भी अलग अलग होता है. तो वो जो ईआरपी हम यूज करते हैं, सुना क्या वर्ड? टैली. क्विक बुक्स सुना होगा आपने, काफी ऐड आया उसका. एसएपी सुना होगा, ओरेकल सुना होगा, बड़े बड़े कंपनीज है यार दुनिया के अंदर. यस और नो? ये सब क्या है हमारे लिए? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के लिए ईआरपी सिस्टम है. ये ईआरपी सिस्टम बनता कैसे है, उसको डिजाइन करते वक्त क्या क्या रिस्क एंड कंट्रोल हो सकता है, समझ लो मेरा बात, फिर उसको एग्जामिन कैसे करना चाहिए, वो पूरा आएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर. मतलब ये बेसिकली तुमको एक बिजनेस के प्रोसेसेस को ऑटोमेट कैसे करना है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर अगर ई कॉमर्स की दुनिया में एंटर करके बिजनेस करना है तो वो कैसे करना है, और अगर बैंक हो तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या रहेगा. ये तो 4 चैप्टर हुए. अब एक चैप्टर और आता है. लुक एट द नेम. मैं डरा नहीं रहा हूं तुमको,
ये एकमात्र चैप्टर है जो उन्होंने पुराने में सिलेबस में एक आईटी करके, तो दिस सब्जेक्ट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज आईटीएसएम वंस अपॉन अ टाइम, वो आईटी से जो चैप्टर उठाया ना वो चैप्टर नंबर 3 है. लुक एट द नेम, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स. यहां शुरुआत होगा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, अलग अलग हमारे पास में हार्डवेयर डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीबीएमएस. पढ़ा है क्या तुम में से किसी को स्कूल में? डिड यू हैव एनीवन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड हियर? तुमको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके सब्जेक्ट था क्या एज ऑप्शन? मैथ्स की जगह तुम ले सकते हो उसको. किसी ने लिया था क्या? कोई भी नहीं? कोई एक दो बच्चा तो रहेगा यार ऑनलाइन. अच्छा है, 2-3 बच्चे हैं. वहां पर आपको एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, वो सब वहां से उठाया है. तो डोंट वरी, अगर तुमने वहां मिस कर दिया तो तुमको यहां सीखने को मिलेगा. अगर तुम मुझे पूछोगे ना, ये चैप्टर नंबर 3 ना इतना ओपन एंडेड है. यहां पर एक कंप्यूटर क्या होता है वहां से लेकर के, लिटरली थैंकफुल उन्होंने कंप्यूटर का डेफिनेशन नहीं लिखा. समझ रहे हो मेरा बात? बस इनडायरेक्टली उसको बोला ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है. क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है. वहां से लेकर के वो इतना दूर गया है, ट्रस्ट मी, कुछ चीजें आज इंडिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो देयर आर सम ऑडिट सॉफ्टवेयर्स, देयर आर सम ऑडिट सॉफ्टवेयर्स जो बोलता है एक कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही मेरा ऑडिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो. कंपनी का एक एसएपी है, उसके अंदर ही मेरा ऑडिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो कि वहां एंट्री करते हो कोई गलती हो रही है, मेरा सॉफ्टवेयर वहीं कैच कर लेगा. मतलब ऑडिट करने का जरूरत ही नहीं बेसिकली. ये चीज को वो लोग ट्राई कर रहे हैं बैंक्स के अंदर. They've started this. I'll share an article also with you. Some lot of young chartered accountants have started realizing कि यार देखो ना, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कितने ट्रांजैक्शन है एवरीडे बेसिस पे. हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकते, तो ट्रांजैक्शन को क्यों ना एक सिस्टम चेक करे. तो ये कुछ ऑडिट टूल्स हैं जो आपको डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करने में हेल्प करेगा. डू यू गेट माय पॉइंट? इसके अंदर 2-3 एग्जांपल आपको देता हूं जो हम इंडिया में यूज करते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसीएल, ऑडिट कमांड लैंग्वेज. एक सॉफ्टवेयर है. कैसा दिखता है, कैसे थोड़ा यूज करता है, एक ओवरव्यू दूंगा. हालांकि आपके सिलेबस में है, देयर इज अ ऑडिट सॉफ्टवेयर. एग्जांपल एसीएल एंड आइडिया, आईडीईए. ये दूसरा आइडिया है, वो वाला आइडिया नहीं है. समझ रहे हो मेरा बात? तो ये ऑडिट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है. तो बेसिकली चैप्टर 3 इज गोइंग टू बी लिटिल बिट ट्रबलिंग बिकॉज इट्स वास्ट. डू यू गेट माय पॉइंट? बॉटम लाइन, 5 चैप्टर, 5 अलग दुनिया है पूरी की पूरी. सर हम कैसे शुरुआत करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच दिस? देखो मेरा बात सुनो. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल तरीके से अगर आप मुझे पूछोगे, 100 मार्क में से 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, EIS, SM. अंडर EIS वी हैव 5 चैप्टर्स. In SM we have 8 chapters. दोनों में कंपल्सरीली 15 मार्क का तो MCQ आने वाला है. डू यू एग्री विथ मी? अरे हाँ या ना? 35 मार्क का परेशान करने वाला क्वेश्चन आने वाला है. इधर वापस 15 मार्क का MCQ, बचा हुआ 35 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन. देखो ये जो 15 और 15 30 मार्क्स है, ये प्योरली आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है. आईसीएआई ने रिसेंटली एक अच्छा काम किया. फाइनली जब से उन्होंने एमसीक्यू पैटर्न लाया ना, सब लोगों ने अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा, मेरे हिसाब से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सब ने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस लगाए. आईसीएआई ने जो पूछा वो अलग ही था. वो सिंपली जो आपका सिलेबस है ना उससे रिलेटेड था. अगर आपको आपके सिलेबस में पढ़ाया ऑडिट सॉफ्टवेयर करके कॉन्सेप्ट है और ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल को यूज कैसे करते हैं अगर आप वो आपको सिखा दिया है तो उससे रिलेटेड एक केस स्टडी बनाएगा और पूछेगा यहां पर कौन सा वाला सॉफ्टवेयर रेलेवेंट है. मतलब अगर आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दीज एंटायर 13 चैप्टर्स, 30 मार्क्स के लिए आपको कोई और प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है. कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का जरूरत है. वो क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, आईसीएआई ने खुद इस बार एक डिटेल्ड पीडीएफ दिया है कि भाई ऐसे सैंपल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. और मेरे को पता है क्या लगता है, ये शुरुआत कब हुआ? May 19 से. शुरुआत कब हुआ एमसीक्यू? May 19 से. May 19, November 19, May 20 नहीं हुआ, November 20, Jan 21, यस और नो, और अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट. मतलब एक 4-5 अटेम्प्ट हो चुका है. और हर एग्जाम के लिए वो लोग बहुत सारे एग्जामिनर से सेट ऑफ क्वेश्चंस मंगाते हैं. उनमें से कुछ एग्जाम में यूज करते हैं, कुछ यूज नहीं करते हैं. तो फाइनली अब उनके पास में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? इसलिए वो पीडीएफ बन के आ गया है और अभी तक हम वेट कर रहे थे. दैट्स माय लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग. ठीक है,
तो एक्चुअली में वो प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चंस हैं, वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो और उनके साथ में अगर आप कंफर्टेबल हो, यू आर सॉर्टेड अबाउट दीज 30 मार्क्स, अबाउट दीज 30 मार्क्स। अब सर हम बात करते हैं सर एसएम वाला 35 मार्क्स के बारे में। मेरी एक बात सुनना, ये 8 के 8 चैप्टर ना बहुत सिंपल है। अच्छा एक मिनट बेटा, फोन बंद कर देना, मेरे को पसंद नहीं है। तुम घर पे बैठे हो, फोन यूज कर रहे हो, देखो मेरे को बार बार गुस्सा करना चिल्लाना पसंद नहीं होगा। Subject can be dry little bit sometimes, it can be little bit interesting, it is on you. Do you get my point? Unfortunately पास तो होना पड़ेगा। और तुमको एक बात बोलता हूं, अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, समझ रहे हो मेरा बात, बाकी सब पास हो गए, कोई अच्छे फॉर्म में आर्टिकलशिप मिला, बाद में इतना दर्द होगा वो आपको पता नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखने का, ये तुम्हारे भले के लिए बात करो। क्या मैंने आके टाइम पास करना शुरू किया, तुमको पूरा ओवरव्यू देना शुरू किया? तुमको थोड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा। और मैं एज्यूम करता हूं अपने बच्चों से एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन ठीक है। समझ रहे हो मेरा बात? और तुम लोग कितने टाइम से साथ में हो यार, तो तुमको मुझे बार बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करने का, ठीक है? हाँ आ जाओ वापस। एसएम की जो 35 मार्क्स है, प्लीज सुनना एक चीज जो सबसे बड़ी गलती होती है, ये 8 के 8 चैप्टर बहुत सिंपल लगेंगे, मजा आएगा, इट्स लाइक अ डेजर्ट एट द एंड ऑफ द मील। इसीलिए हम एसएम को लास्ट में पढ़ेंगे, फील गुड फैक्टर के लिए तुम्हारी लाइफ में। तुमको लगेगा कुछ और हो चाहे नहीं हो, मेरे को ये 8 चैप्टर पक्का समझ में आए और इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा तुमको पक्का फील आएगा, ठीक है? पर उधर ही एक प्रॉब्लम है, तुम उसको इतना टाइम पास में लोगे ना, तुमको लगेगा अरे इसमें है क्या यार, दैट इज वेयर यू विल लूज मार्क्स, बिकॉज वो 35 मार्क्स को तुम अपने मन से लिखने का ट्राई करेगा, वो आईसीआई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। प्लीज मेरा बात सुनना, इसीलिए ये 35 मार्क्स के लिए मात्र आपको 150 पेज पढ़ना है। एंड मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर ना ऐसा लिस्ट दे देगा, यही 5 क्वेश्चन है, इसके अंदर से कुछ आएगा, अरे क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं सिलेबस में। दिस इज वेयर यू कैन नॉट गो रॉन्ग। डू यू गेट माई पॉइंट? डोंट थिंक दैट यू आर वेरी स्मार्ट, मैं मेरे हिसाब से नहीं, मत करना। मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अगर ये इंसान एक रात पहले भी ढंग से पढ़ के जाए ना, तो नेक्स्ट डे एसएम में 40 लेके आ सकता है। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई नो सच पीपल। एक रात पढ़ के भी जाओगे पहले तो, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट दैट आपको वो रेलेवेंट हेडिंग पता होना चाहिए, अंदर का लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। एंड इफ यू कैन रिटेन दैट, एंड इफ यू कैन राइट इवन 50% ऑफ दैट, यू विल गेट मार्क्स। नो क्वेश्चंस आज सिनेरियो है ये। यहां आप ये 35 मार्क्स में प्लीज होशियारी करने का ट्राई मत करना। जो बोला गया वो फॉलो करना, सिंपल आसान लगेगा, यहां पर तुमको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही इजी है। बात समझ में आया है क्या? अब आते हैं इस 35 मार्क्स के लिए। 5 चैप्टर है। टेक्निकली मुझे पूछोगे, अगर ईआईएस का वेटेज 50 मार्क है, मतलब हर चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स हो गया। हर चैप्टर का वेटेज कितना हो गया? 10 मार्क्स हो गया। यहां पर आपको हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिलेंगे। एंड आई टेल यू व्हाट, कहां इसको आप यूज करोगे, वेयर विल यू रियली यूज दिस सब्जेक्ट इन लाइफ। कैन एनीवन टेल मी इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस कहां रहेगा? है रेलेवेंस थोड़ा बहुत भी लगता है आपको? देखो क्रिटिसाइज करने के लिए जाओगे तो नहीं नहीं बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल घटिया है, क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रियल लाइफ में। कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ईआईएस का रेलेवेंस? कंट्रोल्स किधर? इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स, सब एक ही चीज, इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स। एक बच्चा आर्टिकलशिप, ओपन एंडेड आंसर, यूजलेस फेलोज। एक बच्चे ने नया इंटरनल सिस्टम, एक एलओएल। अब थोड़ा बड़ा बड़ा फेंकना शुरू करेंगे, डेटा एनालिसिस। एक बोलेगा नहीं एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तुम आंसर बड़ा अच्छा देते हो। द मोस्ट प्रोमिनेंट यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट, which I can prove you today itself with relevant examples. If you ever get into consulting world, मतलब there is something called as business consultancy, and the amount of money there, if you purely talk from money point of view, is insane. मतलब एक कंपनी है, वो कोई ना कोई बिजनेस करते वक्त प्रोसेसेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होगा, वो एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को हायर करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करो। इसको सिंपल शब्दों में बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं। लेट मी गिव यू नेम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज। हैव यू हर्ड ऑफ बीसीजी? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बीसीजी नाम सुना है? दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स में से एक है। देन इससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम जो अपने आप को बोलता है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड नेम, वो मैकेंजी है।
तो ऐसा बोलते हैं मैकेंजी ब्रांड नेम के पर्सपेक्टिव से बीसीजी के भी ऊपर है, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज को कम पैसा देता है इन कंपैरिजन टू बीसीजी, बिकॉज वो बोलता है मेरा ब्रांड नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू गेट माय पॉइंट? ऐसा भी काम होता है रियल लाइफ में, कैसे आपको बताएंगे, डोंट वरी। मैकेंजी बीसीजी, देन देयर समथिंग कॉल्ड बेन एंड कंपनी, सुना है क्या? बेन एंड कंपनी करके एक फेमस है। फिर डेलॉयट कंसल्टिंग है, अगेन ये दुनिया के टॉप 4-5 कंसल्टिंग फर्म्स हो गए। फिर अगेन इंडिया के अंदर भी बीसीजी ऑफिस है, मैकेंजी ऑफिस है, डेलॉयट ऑफिस है। फिर ईवाई, पीडब्ल्यू, इन सब के भी एडवाइजरी सर्विसेज होते हैं। क्या होते हैं? एडवाइजरी सर्विसेज, जो इनडायरेक्टली कंसल्टेंसी की दुनिया में होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, व्हाट इज द एप्पल्स सेलिंग पॉइंट टुडे? रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, एप्पल ने अपना ऐड करने का तरीका बदल दिया। अब वो सिर्फ अपने फोन के फीचर्स नहीं बेच रहा है, सिर्फ एक ही चीज बेच रहा है, क्या? आई एंश्योर प्राइवेसी। डू यू गेट माई पॉइंट? क्योंकि उसको समझ में आया दैट इज द सेलिंग पॉइंट राइट नाउ। डू यू गेट माई पॉइंट? वो उसने एंश्योर करने से पहले हर पर्सपेक्टिव से एक अपने, या तो उसका iOS करके रहता है, रिसेंटली iOS का अपडेशन आया और तब से उसने प्राइवेसी गाइड करना शुरू किया। मैंने कल 2 दिन पहले उसको अपडेट किया, तब से उसने हर मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप ओपन करोगे ना, पहले पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू ट्रैक or you don't want to allow, yes or no? They would have done a lot of testing at the background to ensure कि ये exactly seamless तरीके से काम करेगा क्या on all the applications. And for this उनको बहुत सारा IT consultancy services लगा होगा। See, आपको लगेगा Apple को किसी का जरूरत नहीं है, सबको ऐसे ही लगता है, but just for your reference, Apple on a yearly basis $X billion खर्च करता है सिर्फ कंसल्टेंसी के ऊपर। बीसीजी, मैकेंजी, डेलॉयट, सब लोग उनको अलग अलग तरीके का कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए वो एप्पल से पैसा चार्ज करते हैं। और एप्पल पता है एक खतरनाक काम और करता है। आई पर्सनली नो दिस सिचुएशन, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। अ फ्रेंड ऑफ माइन यूज्ड टू वर्क ऑन एप्पल प्रोजेक्ट, डेलॉयट का एम्प्लॉई है। दे प्रोवाइडेड अ सर्विस, एक कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करके रहता है, उसको अप्लाई किया। एप्पल को बंदा बहुत पसंद आया, तो एप्पल ने बोला मेरे को डेलॉयट नहीं, ये बंदा ही चाहिए। डू यू गेट माई पॉइंट? एप्पल का ही आदत है हमेशा से, उसको अगर कुछ पसंद आ गया वो सीधा खरीद लेता डायरेक्टली, बाद में सोचेगा करना क्या है। बहुत पैसा है ना यार उसके पास में, और बैलेंस शीट देखो ना उसका रियलिटी में, मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इट्स अ फैक्ट। तो एक इंटरव्यू हुआ जिसमें एप्पल के एक रिप्रेजेंटेटिव ने उसको पूछा व्हाट इज योर करंटली, आज की तारीख में आपको डेलॉयट क्या पे करता है, शेयर दैट क्रेडेंशियल्स विथ यू एंड वी विल एटलीस्ट गिव यू 50% रेज, 50% रेज, बट दैट विल ऑल्सो बी नेगोशिएबल, क्योंकि 50% में भी लोग आते नहीं है। पीपल इवन डिमांड समटाइम्स 2 times, 5 times, 10x, डिपेंडिंग अपॉन क्या उस रिसोर्स को अपना इंपॉर्टेंस मालूम है क्या। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहां EIS में शायद कुछ ऐसे टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली उस कंसल्टिंग वर्ल्ड के अंदर रेलेवेंट लगेंगे। हाँ, वहां वो ये नहीं पूछेगा उसमें 6 पॉइंट क्या आते हैं, वो एक जरूर प्रॉब्लम है, ये मैं एग्री करूंगा, समझ रहे हो। अगर आपको वो चीज समझ में आया तो आपका काम हो जाएगा, वो आपसे हेडिंग बाय हेडिंग, आंसर बाय आंसर मैच करने के लिए नहीं बोलेगा। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस, फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी है BYOD पॉलिसी, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। एक पॉलिसी है कि ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं आप अपने खुद के डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू बिलीव योर डिवाइसेस आर बेटर देन द डिवाइसेस व्हाट कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू। बट टू इंप्लीमेंट दैट पॉलिसी एक कंपनी को सोचना पड़ेगा, अगर हर इंसान अपना डिवाइस लेकर के आएगा, वो अपने डिवाइस के साथ में कुछ वायरसेस या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लेकर के आ सकता है विच कैन कॉम्प्रोमाइज माय एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो इसके लिए उसको कोई ना कोई इन हाउस नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा या एक थर्ड पार्टी का हेल्प लेना पड़ेगा, जिससे सारे डिवाइसेस एनक्रिप्ट हो जाएंगे एंड वो मेरे सर्वर से कनेक्ट करने से पहले एक बार एक तरीके का स्कैन करेंगे या चेक करेंगे। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब हर एक चीज के पीछे, ट्रस्ट मी गाइस, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग बहुत, मतलब मैं आपको इतने एग्जांपल्स दूंगा ना, और सिलिकॉन वैली इसके लिए फेमस है। इन्होंने हर एक प्रॉब्लम के लिए इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं एंड दे आर रूलिंग आवर वर्ल्ड टुडे। नोइंगली अननोइंगली हम उनके सर्विसेज यूज भी करें, बस हमें मालूम नहीं रहेगा। तो हमका थोड़ा ऑब्जेक्टिव यही है, आपको ये सब सीखने को मिले। सर मेरे को इसमें 35 में से कितना नंबर आ सकता है, प्लीज इधर आ जाओ ना तुम प्लीज। मैं क्या करेगा इसका, मेरा बात सुनो। विल हैव अ 2-way अप्रोच। पहले मेरे को बात करके समझाने देने का, अगर तुम सही में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहोगे तो कहीं कहीं हम EIS सिस्टम को मिक्स भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टार्टअप राइट नाउ, क्रेड, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ आर दे एक्चुअली गोइंग टू मेक मनी, इट्स अ बिग क्वेश्चन।
Why people are valuing that business so high? Do you get my point? क्यों लोग इतना उसको वैल्यूएशन दे रहे हैं? वो एग्जैक्टली पैसा कैसे अर्न करेगा? देखो, दोनों चीजों को मिक्स करके अगर आप सीखना चाहोगे, हम वो डिस्कशन करेंगे. एट द सेम टाइम मेरा आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, मैं जब आपको बोलूंगा मेरे साथ में पढ़ो, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर में आने वाला है उसका हम क्लास में समरी बनाते जाएंगे. अब जो तुम में ब्रह्मास्त्र वाला था उसको मालूम है, अपने ऑडिट में बैठ के सब लिखते गए. वो तुमको उस समय लग रहा होगा ये कितना तेज बोलते रहता है, लिखवाते रहता है, खुद तो लिखता नहीं है, ऐसा लगा होगा तुमको. आई डोंट केयर. डू यू गेट माई पॉइंट? मैंने तो एग्जाम दे दिया, अब एग्जाम तुमको लिखना है, तो प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा. एंड दैट इज द रियल राइटिंग प्रैक्टिस. जहां मेरे को लगेगा तो खुद से नहीं लिख सकता, मैं हेल्प करूंगा तेरे को लिखने में. मतलब लिटरली आई विल टॉक अबाउट इट, यू विल टॉक, यू विल राइट. दैट इज द ओनली हेल्प आई कैन डू. सर जहां मेरे को लगेगा बहुत इजी है ये चीजें, तू खुद से लिख सकता है, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम इन द क्लास. तू मेरे साथ में पढ़, उसको अच्छे से समझ, सिंपल एक समरी बनवा. अगर तू ये सीरियसली करेगा ऑन अ डेली बेसिस, you will find that things will become very simple for you even from exam point of view. अरे भाई टोटल 5 क्वेश्चन आते ही है इसमें. सोचो 350 पेज में से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं. इधर आओ, पेपर दिखाता हूं तुमको मैं. पेपर सर फर्स्ट डे पेपर दिखा रहे हो और हार्ड अटक दे तुमको. एक काम करो, देखो पेपर में आपके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी. थोड़ा एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए व्हाट आर वी रियली गेटिंग इनटू, ताकि जब हम शुरुआत करें आपको पता रहे कि मैं हर चीज जो बोल रहा हूं उसका रेलेवेंस क्या है. देखो EIS थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है ICI के मॉड्यूल में, पेपर के अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, समझ रहे हो मेरा बात? कितने मार्क का है? 5 मार्क का है. पूरा EIS 35 मार्क्स का है. और MCQ के एक्चुअल क्वेश्चन क्या है हमें पता नहीं चलते, वो तुम्हें पता चलेंगे बस. द वन हु राइट्स द पेपर. ICI never discloses the actual MCQ questions. आज तक के कोई भी अटेम्प्ट के एक्चुअल क्वेश्चंस बाहर नहीं है. हाँ, गूगल पे ढूंढोगे, किसी बच्चे ने फोटो खींच के डाल दिया होगा तो बात अलग है यार, समझ रहे हो? अपने को सब करने का नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तो सर 15 मार्क्स छोड़ दो, 35 मार्क्स में से पहला क्वेश्चन 5 मार्क का कंपलसरी है. यहां पर बेसिक डेफिनेशन पूछेगा. देखो आप नोटिस कर लो, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है एंड सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी. यही प्रॉब्लम है, तुमको आता सब कुछ है पर तुमको स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं आती होगी. ये चैप्टर 3 से क्वेश्चन है, याद है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला. रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या है, जो कैशे मेमोरी बोलते हैं बहुत सारे लोग, सुना होगा. हाँ, पीपल कॉल इट कैशे मेमोरी, आई कॉल इट कैश मेमोरी. तो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे वो. ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आ गया. अब उसके बाद देखो, हर क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क का बोलो? ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बस टोटल 5 क्वेश्चन है. पहला वाला कंपलसरी हो गया. बाकी 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. मतलब ये जो 3 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 मार्क के रहेंगे, तो 30 + 5 35 मार्क्स. सेम चीज SM के लिए. मतलब लिटरली ये आपको एक फ्लोचार्ट बनाने के लिए पूछ लिया उसने क्वेश्चन, ठीक है? कितने मार्क्स है? मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ सकता है वो 6 नंबर का है. वापस देखना अगला क्वेश्चन. सर हमें बना पाएंगे फ्लोचार्ट? हाँ हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस रखो, सब होगा. 3 वापस 6 और 4. मतलब हर क्वेश्चन टेक्निकली आपको 10 मार्क के लिए ही मिलेगा. अरे कभी कभी तो ये पूछेगा यार मॉर्टगेज लोन क्या होता है, पढ़ाया हो? अच्छा FM पढ़ोगे तुम अभी धीरे धीरे. मतलब कभी कभी एडवांस अकाउंट FM वाला पार्ट भी पूछ लेगा. अरे RBI के फंक्शन क्या वो पूछा है कभी यार. क्यों पूछा मालूम है क्या? क्योंकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन चैप्टर में पहले बैंक क्या होता है वो बताया उन्होंने, और जब बैंक के बारे में बात करेंगे तो रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे. तो उन्होंने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं. RBI के फंक्शन से बता दो तुम कम से कम. चलो, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन मत लेना यार. जो मैं तुमको बोलेगा तू तो समराइज करते जाएगा तो तू आराम से पास हो जाएगा. लिटरली पासिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट. तेरे को अगर लग रहा है इधर में ज्ञान बांटेगा, तू सुनेगा, थोड़ी देर सोएगा, थोड़ी देर जागेगा, थोड़ा इधर से देखेगा उधर देखेगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को पूछेगा सर थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दो ना क्या क्या पढ़ लूं मैं, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है. हाँ, तेरे को बुरा ना लगे उस टाइम में मैं बोल दूंगा इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, पर फर्स्ट डे भी मैंने वही बोला था और आखिरी दिन भी वही बोलने वाला हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तेरे को सभी पढ़ना पड़ेगा. बात समझ में आया क्या? SM के अंदर भी सेम है बेटा. पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 10-10 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे. सेम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. मतलब एक क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट भी कर दो तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है इस 3 × 6 प्लस पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट, मतलब 8 क्वेश्चन मैक्सिमम आंसर करने हैं आउट ऑफ 350 पेजेस.
मतलब एक्चुअली एग्जाम पास करना आसान है अगर दिमाग से पढ़ाई करो तो। बात समझ में आया क्या? क्या आपको थोड़ा ओवरव्यू फॉर EIS SM चैप्टर्स कैसे रहने वाले हैं? अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम शुरुआत करेंगे विद चैप्टर, विल स्टार्ट विद आई टेल यू। अभी तक के लिए किसी को डाउट है क्या? मुझे पूछो, डू यू गाइस हैव एनी डाउट? तुमको कोई डाउट है? नहीं सर, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, डाउट्स है तो रेलेवेंट लॉजिकल लगता है, अच्छे से पूछो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जहां आपको लग रहा है सर थोड़ा स्पीड तेज हो रहा है, डोंट वरी, तुम चाहोगे ऐसे सब्जेक्ट में स्पीड तेज ही रहे, वरना अगर मैं ऐसे रहा मस्त सोगे तुम, समझ रहे हो मेरा बात, जेन्युइनली। ठीक है, और तुम इतने से ही हो इधर तो मेरे को दिखेगा भी। और जो घर पे बैठ रहा है, EIS SM या ऑडिट का लेक्चर बेड पे ऐसे लेट के नहीं देखने का है, नहीं देखने का है, पहले बोल रहा हूं। तुम्हें पक्का नींद आएगा, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता है। और ये माइक थोड़ा कल चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं इतना चिल्लाऊंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो आवाज आएगा ना, कान खराब हो जाएगा, बहुत तकलीफ होने वाला तुमको, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, शुड वी गेट स्टार्टेड? फाइनली शुरुआत करें, चलो। विल स्टार्ट विद EIS चैप्टर नंबर 4 के साथ में शुरुआत करेंगे सबसे पहले। अरे थोड़ा तुमको सिंपल चैप्टर पढ़ाता हूं, वरना तुम पहले से रोना शुरू कर दोगे डे 1 से। सर आर वी सपोज टू रट्टोफाई? पहले दिन से यूजलेस क्वेश्चन पूछना शुरू। मैं बताऊंगा क्या करने का, तू क्यों टेंशन ले रहा है? आधा प्रॉब्लम ये तुम टेंशन लेके अपने आप को खत्म कर देते हो पहले ही। मेरे से नहीं हो सकता है यार, ये बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। चलो, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। बुक है तो अच्छा बात है, वरना आपको एक्चुअली में EIS के 2 मॉड्यूल मिले होंगे, फिर EIS SM का कंबाइंड एक क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल मिला होगा, और SM का एक अलग से मॉड्यूल मिला होगा। और बुक का साइज देख के समझ में आ गया होगा SM इतना सही है, समझ रहे हो मेरा बात? और EIS कंबाइंड मिला के थोड़ा बड़ा साइज रहेगा। फिर ऑडिट में आपको मॉड्यूल 1 2 3 3 मॉड्यूल मिले होंगे। इसके अलावा आपको मैं 2 PDF दूंगा, एक PDF रहेगा ऑडिट के रिगार्डिंग, एक रहेगा EIS SM के रिगार्डिंग। वो PDF का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लीज एक मिनट के लिए सुनो, फिर हम शुरू करते हैं। आपको EIS SM के लिए एक अलग से PDF मिलेगा और ऑडिट के लिए अलग से PDF मिलेगा। वहां पर ICAI ने आज तक मई 19 के बाद से एग्जाम्स में एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछे हैं, रेस्पेक्टिव मॉक टेस्ट पेपर्स जितने मेरे पास सेव्ड रहेंगे वहां पर क्या क्वेश्चन पूछे, मतलब एक्चुअली में जो ICAI के क्वेश्चंस एंड सजेस्टेड आंसर्स है वो रहने वाले हैं उस PDF में। वो आपको रेफरेंस के लिए दिया है, तुम किधर भी है, कोई भी चैप्टर तुमको पढ़ने का है, जनरल क्वेश्चन देखने का, तुम रेफर कर सकता है। जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल में क्वेश्चंस है वो है पुराने क्वेश्चंस, प्लस जो मेरे हिसाब से आज तक नहीं आए वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो Q&A मॉड्यूल है रेफरेंस के लिए आपके पास में। उसके अलावा ICAI स्पेसिफिक ऑल क्वेश्चंस, और ICAI ने अपने मॉड्यूल में जो केस स्टडीज वगैरह दिए होंगे, सब कुछ उठा करके तुमको एक PDF में मिल जाएगा। Chapter 1, all case studies at one place. Chapter 2, all case studies at one place. So once we are done with the chapter, go and refer that. Okay. अब एक बच्चा बोल रहा है सर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है। पहले का लेक्चर भी सेम ही जगह था यार, मैं उधर ही खड़ा है। ठीक है, आज एक दिन सहन करो। Once the today's lectures are done, at the end I will see कि exactly क्या आउटकम आ रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, should we get started? चलो, let's start with chapter number 4 in your EIS module number 2. बहुत लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है तुम्हारे लिए, सही में ही है। ओके, पेज नंबर 4.1 रहना चाहिए, किधर है? Are you all ready now? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हारा रेस्पॉन्स बहुत ही घटिया लग रहा है। आई होप तुम लोग अभी तक सोए नहीं हैं। अभी तो शुरू भी नहीं किया बेटा पढ़ाना। ठीक है, रेडी 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 है। 15-20 लोग तो जग रहे हैं, चलो। नहीं नहीं है अवेक, नॉट बैड। चलो शुरुआत करते हैं। सो वी गोना स्टार्ट विद द ई-कॉमर्स चैप्टर। देखो नॉर्मली मैं चैप्टर 1 एंड 2 से शुरू करता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा चैप्टर है वो दोनों, बट इन लास्ट 1.5 years हम लोगों ने एक्चुअली में रियल लाइफ में ई कॉमर्स का रेलेवेंस बहुत ज्यादा देखा है। सो आई थॉट मे बी this time starting with this chapter you guys will be able to relate with things
easier comparatively. और थोड़ा सा आपके लिए आसान शुरुआत रहेगा, धीरे धीरे एक बार आपका टेम्पो सेट हो गया, यू ऑल आर एट द सेम पेस, तब हमको और मजा आएगा, फिर हम चैप्टर 1 एंड 2 पे जाने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज गोना टॉक अबाउट ई कॉमर्स. सबसे पहले हियर वी गोना अंडरस्टैंड हाउ इज ई कॉमर्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉमर्स. मतलब ट्रेडिशनली जब हम बिजनेसेस रन करते थे उससे ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? हाउ विल यू एक्चुअली सेग्रीगेट अ ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस इन कंपैरिजन विद अ ट्रेडिशनल कॉमर्स बिजनेस? एनी एग्जांपल, कोई भी जो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, मैं इतना परेशान कर दूंगा ना, ऑप्शन नहीं रहेगा, कुछ भी बोलो. सर पेमेंट गुड, कुछ भी बोलो ना, रेलेवेंट पॉइंट. डिजिटल पेमेंट्स आ गया, याद करो डीमोनेटाइजेशन ने पेटीएम को सहारा दिया, पेटीएम ने बाकी सबको रास्ता दिखाया, एंड देन कोविड एक्चुअली हेल्प्ड ऑल ऑफ देम टू फ्लरिश. डू यू एग्री विथ मी? आज की तारीख में, कल का शॉकिंग बात बोलता हूं यार, कल मैं नीचे पनीर या ब्रेड परचेस करने के लिए, उसने बोला मैं कैश दे रहा था, सर प्लीज ऑनलाइन कर दो ना यार. मैं शॉक हो गया. इट यूज्ड टू बी लाइक द अदर वे अराउंड, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. पहले वो लोग बोलते थे नहीं मेरे पास चेंज नहीं है, कैश ही चाहिए. वो याद है चेंज नहीं हुआ तो 1 रुपए का चॉकलेट दे दिया तेरे को, साथ में पास दे दिया, कुछ तो दे दिया, राइट? अरे कुछ भी दे दिया यार, मतलब क्या है अभी. तो थिंग्स हैव चेंज टुडे. हर किसी ने वो अपना क्यूआर कोड लगा के रखा है इधर, वो तुम देखता उसको नीचे, इधर देख. और लोगों ने पता उसको स्पीकर भी लगा के रखा, मालूम है क्या? पेटीएम पे 40 रुपए प्राप्त हुए, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? That's a classic e-commerce का एक छोटा सा hint which is visible to all of us. Do you agree with me? चलो ठीक है. Payment mechanisms have changed. और कोई how you believe traditional commerce and e-commerce में एक visible differences आपको पता है? और कोई example? Food delivery. Truly. मतलब अब तो बहुत इधर बताएगा तुमको example. मतलब पहले सुबह उठ के खाना अब ऑर्डर किधर करना है, and some people make a cart. रेडी रखते हैं, बस प्रेस करने का ढंग. अब मेरे को तुमको फूड कैसे ऑर्डर करते हैं ये सिखाने का जरूरत नहीं है. तुम लोग मेरे को बता सकते हैं कि सर कौन कौन सा कूपन कहां से ढूंढ के कैसे यूज करने का है. समझ रहे हो मेरे बात? तुम लोग ज्यादा चैंपियन रहोगे इस चीज के अंदर, ठीक है. और कोई पेमेंट वाला पार्ट हो गया. डिलीवरी मैकेनिज्म काफी सिंप्लीफाई हो गया, स्मूथ हो गया. और आप चीज नोटिस किया गया एक चीज, दैट ये जो बिजनेसेस है इनका जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है वो काफी इंप्रूव हुआ है सिग्निफिकेंटली, बिकॉज उनको समझ में आया इधर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया. हालांकि वॉल्यूम बढ़ा फिर भी उनका लॉजिस्टिक हैंडलिंग और इंप्रूव हुआ है. इसीलिए कंपनीज लाइक डिलीवरी, सुना है क्या? मतलब जो लॉजिस्टिक कंपनीज है उनके वैल्यूएशन स्काई रॉकेट चले गए, क्योंकि उनको समझ में आया दैट दिस ई कॉमर्स इज हियर टू स्टे. पहले लोगों को लगा था कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ई कॉमर्स है अपनी जगह पे, ट्रेडिशनल कॉमर्स रहने वाला है, लोग अभी भी शोरूम में जाएंगे, कपड़ा वहीं से खरीदेंगे. मैं नहीं बोलता ऐसा नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसा नहीं है. चल इंसान अगली बार खरीदने के लिए, टाइम पास करने की तो मॉल जाएगा पक्का. वो बोला 1.5 साल हो गया मॉल ही नहीं देखा है मैंने तो यार. समझ रहे हो मेरा बात? तो एटलीस्ट मे बी विंडो शॉपिंग करने के लिए चले जाएगा, मे बी वहां पे वो फोटो खींच के क्यूआर कोड लेकर के कोड वोड ढूंढ करके ऑनलाइन ढूंढेगा सस्ता की तरह, फिर खरीद लेगा. इंडियन से डील करना बहुत मुश्किल है, तुमको बता रहा हूं मैं. बट बॉटम लाइन, ओवरऑल लॉजिस्टिक कंपनीज को रियलाइज हुआ दैट द वॉल्यूम इज हियर टू स्टे, ये फॉल नहीं होने वाला है सिग्निफिकेंटली. डू यू गेट माय पॉइंट? तो लॉजिस्टिक मैकेनिज्म सिग्निफिकेंटली इंप्रूव है, लॉजिस्टिक में इंप्रूवमेंट हुआ, पेमेंट साइकिल अच्छा हो गया. और बोलो और क्या डिफरेंस विजिबल है? कैपिटल कॉस्ट कटिंग. आर यू ट्राइंग टू से कि जो हमारे पास में ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स होते हैं, मतलब जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों ने अपने ऑफिस स्पेसेस को कट डाउन किया है. अरे इंडिया में वर्क फ्रॉम होम यूज्ड टू बी अ जोक. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. 2009, lot of my friends, not 2009, sorry, 2012, 11, 12, lot of my friends after passing their BCom, they joined Google offices. And तब मैंने पहली बार सुना था वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट होता है. मैं बात कर रहा हूं 2011-12 का. डू यू गेट माय पॉइंट? तब ऐसा था 6 महीने में आप 3 या 4 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. तो मैंने सुना वाह, मतलब घर से भी काम करने का ऑप्शन रहेगा. और जो लोग बिग फोर वगैरह में आर्टिकलशिप करते थे, मतलब उनके लिए तो ड्रीम्स ही थे वो, क्योंकि आप लिटरली क्लाइंट प्लेसेस जो होते हैं ना वहीं पे रहते थे, रहते ही वही थे. एक किट रखते थे कैरी अपना साथ में. आई एम नॉट किडिंग. अरे यार तू रात को 11:30-12 बजे जाएगा, सुबह 6 बजे वापस जाना रहेगा. तो आदमी रहता था मेरा जिंदगी उधर ही है. तो वर्क फ्रॉम होम यूज्ड टू बी ड्रीम, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. एंड मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड पता है क्या हूं? वो ऑडिट एंगेजमेंट ही घर से हुए हैं लास्ट 1.5 साल के अंदर. अरे बजाज फाइनेंस में भी किसी ने साइन किया है, रिलायंस में भी साइन किया, एजीएम है यार 3 दिन बाद में.
मतलब लोगों ने घर से बैठ करके भी ऑडिट खत्म किए उन्हीं कंपनीज के जहां पर हम फिजिकली प्रेजेंट हुआ करते थे. सो इट हैज वर्कड आउट, यस और नो? तो वर्क फ्रॉम होम इज हियर टू स्टे. तो बहुत सारे लोगों का कमर्शियल स्पेस का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया. कमर्शियल स्पेस का रिक्वायरमेंट काफी कम हो गया कंपैरेटिवली. सो अगर आप मुझे पर्सपेक्टिव से पूछोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बहुत सारे एंटिटीज के लिए काफी हद तक रिड्यूस हुआ है. इसीलिए लॉट ऑफ आईटी कंपनीज एंड कंसल्टिंग कंपनीज हैव गिवन लॉट ऑफ बोनसेस, इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस टू देयर एम्प्लॉइज. क्योंकि उनको एक्चुअली में एक बिजनेस रन करने के लिए जो खर्चा था ना वो काफी रिड्यूस हुआ है. अरे एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देना नहीं पड़ा. समझ रहे हो मेरा बात? और एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता है 2 घंटा ट्रैवल करने में, 2 घंटा आने में मैं 6 घंटे काम कर सकता है. अब बोला 10 घंटे घर पे बैठ के काम कर. अलाउंसेस क्या चाहिए? इंटरनेट स्पीड, जियो का 3 महीने के लिए 500 रुपए दे दे अलाउंस. दिया इंटरनेट अलाउंसेस लोगों ने. कितना? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए. बट दैट इज फार लेसर देन माई अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट. Do you get my point? That has helped lot of companies significantly कि उनके brick and mortar stores वगैरह कम हो गए. बट देखो ये ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ऐसा रहेगा. People would want to go to offices and work. Rather अब उल्टा हो गया इंडिया में. अब जाते मैं ऑफिस जाना चाहता हूं. मैं आज सुबह यही बोला अपने को, मैं जाना चाहता हूं क्लास, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. I'll be more than happy. Do you get my point? Yes, you need to take a lot of precautions and all. It's not easy nowadays. अपना पानी का बॉटल भी साथ में कैरी करना, सब कुछ कैरी करना. जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए वो सब हम भी फॉलो करते हैं. It's all there. But yes, everyone wants to get out now. So yes, both the things are there. और क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में? कस्टमर रीच एक अच्छा चीज बोला. सॉरी, रीचिंग टू कस्टमर्स हैज चेंज सिग्निफिकेंटली. एक जमाने में कस्टमर रीच मतलब क्या था? शॉप खोल के बैठे हैं, कोई तो आएगा आएगा आएगा, कोई आया और फिर अपना एक जो सेल्स वाला बंदा है, सेल्स वाली बंदी पीछे पड़ जाएगी, आपके ऊपर मस्त लगेगा, ये खिल के आएगा कलर. ऐसा होता था कि नहीं होता था? बट हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. आज की तारीख में तुम गूगल पे सर्च किया, आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम पूना टू जयपुर, हर फ्लाइट वाला तुमको फेसबुक पे गया, ट्रैवल, होटल प्लीज, टैक्सी ले ले साथ में. तू समझ रहा है मेरा बात? थिंग्स हैव चेंज्ड. हाउ डू यू रियली टारगेट अ कस्टमर? एंड दैट इज व्हाई प्राइवेसी पॉलिसी हैज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज एवरीवन इज ट्रैकिंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज. यस और नो? तो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, जो आईसीआई ने आपको लाइफ चेंजिंग डिफरेंस दिया है वो हम डिस्कस करते हैं. इधर आइए, सही में लाइफ चेंजिंग है तुम्हारे लिए, बताता हूं. कम टू पेज नंबर 4A.2. बुक्स है तो अच्छा बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. देखो, द ग्रेटेस्ट चेंजेस ड्यू टू टेक्नोलॉजी हमको जो लास्ट 5 साल में देखने को मिलेगा, मैं बोलूंगा लास्ट 1 साल में जो चेंज मिले आप बेटर रिलेट कर पाओगे. लुक एट द फर्स्ट वन, एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. लुक एट द फर्स्ट वन, वेकअप एक्टिविटी है ये, ठीक है? पहले अलार्म क्लॉक एंड स्नूज बटन्स, वो आज भी है. अच्छा तुम में से ऑनेस्टली बताओ, कितने लोग सही में पहली बार अलार्म के अंदर उठ जाते हो? पहली बार जब वो अलार्म बजता उठ जाते हो? सीरियसली? सीरियसली? शॉकिंग है यार. नाइस. मेरा एक दोस्त है, ठीक है, एंड वी स्टेड टुगेदर फॉर सीए फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन लॉन्ग बैक. इस इंसान को उठाने के लिए 2 लैपटॉप एंड फोन कनेक्टेड टू अ स्पीकर, फायर अलार्म सुना है क्या? फायर अलार्म आता है ना, वो लगाते थे, फिर भी नहीं उठता था ये. मतलब आई विल हैव टू, मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करता था, मैं उठ करके आया, वो अलार्म सब बंद किया, उस इंसान के मुंह पे पानी डाल दिया, फिर उसके बाद वो ऐसे देखेगा, ठीक है, सो जाएगा वापस से. सो आई हैव सीन दैट कैटेगरी ऑफ पीपल एज वेल. बट स्टिल स्नूज बटन्स, नीचे आओ सर. नाउअडेज मोबाइल अलार्म्स मल्टीपल टाइप्स. मेरे को नहीं पता मोबाइल अलार्म मल्टीपल टाइप्स कैसे होते हैं, वो अलग अलग टोन लगाते होंगे यार तुम लोग, और क्या है. सम फोर्सिंग यू टू, अरे हाँ, सम सोर्स फोर्सिंग यू टू सॉल्व मैथमेटिकल क्विज बिफोर यू स्नूज देम. ये खतरनाक होगा. इन्होंने लिखा है, होगा यार कहीं तो. मैं तुमको क्या बोल रहा ना, कुछ कुछ चीजें अनरियलिस्टिक लगेगी, पर ऐसा नहीं हो सकता है. यू नेवर नो, मे बी समथिंग माइट बी देयर कि आप स्नूज कर ही नहीं पा रहे हो उसको, आपको एक रिडल सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तुम फोन ही फोड़ दोगे मेरे को लगता है सुबह सुबह. मतलब मेरे साथ में तो फेंक ही देगा साइड के अंदर उसको, ठीक है, या उठ के दूसरे रूम में जाके सो जाओ. मतलब सेकंड, मॉर्निंग चोर्स. आप उठेंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे. आजकल सर मल्टीपल होम डिलीवरी सॉल्यूशंस है आपके पास में. नाइस. गोइंग टू ऑफिस, एक जमाने में ऑटो रिक्शा वाले के पीछे पड़े रहो, भैया भैया. नाउ वी हैव ओला, उबर एंड एक ऑटो बुक्स करने के लिए जुगनू करके ऐप आया था ओरिजिनली. जब ओला उबर ने ऑटोस को एक्सेप्ट नहीं किया था ओरिजिनली, दे वर कॉम्पिटिटर टू ऑटो वालास, देन
एक इंदौर में शायद मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एमपी के अंदर जुगनू ऐप करके लॉन्च हुआ था कि आपको ऑटो रिक्शा आपके घर पे नीचे मिलेगा और साथ साथ में जो आपको ब्रेड चाहिए, पनीर चाहिए, टाइम पास चीजें चाहिए, वो भी लाके दे देगा साथ साथ के अंदर. यू कैन बुक दैट आइडियली. इट डिड नॉट वर्क बिकॉज उबर ओला खा गए उसको भी. दिस इज गोइंग टू हैपन. दिस इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन. हर इंडस्ट्री में बहुत सारे नए प्लेयर्स आएंगे बट एक पॉइंट के बाद में गिने चुने प्लेयर्स ही बचेंगे. उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं. नेक्स्ट देखो, ऑफिस एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम. एक जमाने में कुरियर शॉप पे जाओ, कुरियर दो, बार्गेनिंग करो. नाउ देयर इज एन एग्जांपल. नीचे आप एग्जांपल लिख सकते हो. शिप रॉकेट. शिप रॉकेट एक प्लेटफॉर्म है. तो सारे हमारे लॉजिस्टिक कंपनीज है वो सब वहां पे एग्रीगेटेड. जैसे उबर है एग्रीगेटर. एग्रीगेटर मतलब मालूम है ना क्या होता है? सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को साथ में लेके आए एंड सर्विस रिसीवर्स को साथ में लेके आए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया. तो सर, यूजर्स ऑफ द कैब एंड द कैब ड्राइवर्स ऑल टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म. शिप रॉकेट वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है. लॉजिस्टिक कंपनीज जो कुरियर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ऑल ऑफ देम आर देयर एंड लेट्स से ऑल द कस्टमर्स हु वांट टू यूज दीस फैसिलिटीज, दे कम टू शिप रॉकेट और वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं. तो सर, ऑफिस एडमिन का चीजें बदल गया. नेक्स्ट देखो, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, मोबाइल फोन, ग्रोसरी, कार, बाइक. आज की तारीख में सर कभी भी होता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. क्या आपको डिफरेंस समझ में आया इनका? ये लिखने का जरूरत लगता है आपको जिंदगी में? ऐसी चीजें कभी नहीं लिखेंगे. डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. यूजलेस है. आगे बढ़े. नोटबुक आओ, गिव अ फर्स्ट एड. नोटबुक है तुम्हारे पास में? प्लीज एक नोटबुक ईआईएसएसएम के लिए, एक नोटबुक ऑडिट के लिए अलग से होनी चाहिए. अच्छे से समरी नोट्स बनाओ, खुद लिखो अपने हिसाब से. हैंडराइटिंग अच्छी बुरी जो भी है चलेगा. ठीक है, चलो गिव अ हेडिंग. चैप्टर नंबर 4. एवरीवन, घर पे जो बैठे वो लोग भी पेपर मत निकालना. कोई तो एक कॉस्टिंग में से फाड़ के एक पेपर निकाला, लिखना शुरू कर दिया. मत करो ये सब चिंदीगिरी. EIS chapter number 4, e-commerce. EIS chapter number 4, e-commerce. EIS chapter number 4, e-commerce. Write down point number 1. Difference between traditional commerce and e-commerce. तुम बोलोगे सर वही तो आपने बोला नहीं लिखना है. मैं बताऊंगा क्या लिखना है. Difference between traditional commerce and e-commerce. Difference between traditional commerce and e-commerce. अब हम कुछ ऐसा डिफरेंस पढ़ेंगे जो आपको एक्चुअली में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिखना पड़ेगा. देखो, इन्होंने ना सही में मॉड्यूल के अंदर बहुत चीजें लिखी है. आपको सही में आइडेंटिफाई करना है क्या चीज मेरे को एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है, क्या चीज हंस के मुस्कुरा के निकल जाने का है. ठीक है, अब हम जो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख करके दिए. बहुत सारे वो लिखते हैं मतलब निबंध जैसे लिखते हैं. 3 पेज रहेंगे, सब पढ़ेंगे आराम से. जो भी तुम्हें 5 पॉइंट अच्छे लगेंगे तुम लिख लोगे अपने हिसाब से. पहले एक बार डिस्कस करें सारे सारे पॉइंट्स. शुड वी गेट स्टार्टेड? चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फटाफट से आओ. सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, खुद से पढ़ो. वेरी डिफिकल्ट. अरे इधर एक वर्ड आ गया बस. कॉमर्स कॉमर्स है बस, ये इलेक्ट्रॉनिकली है. ठीक है, आगे बढ़े. चलो सर, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वेरी डिफिकल्ट. मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक. अवेलेबिलिटी फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. सर हमारे पास जो नॉर्मल टाइम रहता है 6 AM से 9 AM से लेकर के रात को 7, 8, 9 बजे तक का, एज पर लीगल या रेस्पेक्टिव लॉज जो आपका टाइम जोन है उसके हिसाब से आपका शॉप ओपन रहेगा, फिजिकल स्टोर ओपन रहेगा. दिस इज 24/7. रादर मैं आपको पक्का एक बात बोलता हूं, आने वाला टाइम में ऐसे स्टैटिस्टिकल नंबर्स आएंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थ्रिफ्ट शॉपिंग. जो इंसान परेशान होकर के जल्दबाजी में कोई शॉपिंग करता है जिसकी उसको जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पैसा बर्बाद करता है. ये सारा शॉपिंग ऑफिस के अंदर लंच ब्रेक में होता है. मॉर्निंग का फ्रस्ट्रेशन, कुछ खरीद लो, अच्छा लगेगा. समझ रहे हो मेरा बात? या काम खत्म करने के बाद रातों घर पे आओ, 10 बजे के बाद कोई काम नहीं है, कुछ शॉपिंग ही कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टैटिस्टिकल नंबर. तुम बोलोगे सर हम रिलेट नहीं कर पा रहे. अच्छा है, करोगे थोड़े दिनों बाद पक्का से. दिस इज गोइंग टू हैपन रादर इन ऑल मेट्रोज. पीपल वर्किंग इन ऑल द MNCs, KPOs, BPOs. इट्स बिकमिंग अ ट्रेंड नाउ दैट जस्ट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ इन लाइफ, आपको लगता है कुछ नहीं तो कम से कम, आजकल ऐसा होता है ना, अगर तुमको अपने फ्रिज में खोल करके एक गलती से कैडबरी का पैकेट मिल गया तो भी अच्छा लगता है. रात को 12 बजे उठा, 1 बजे उठा, कुछ खाने के लिए समझ में नहीं आ रहा, तुमने खोला कुछ भी मिल गया तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? Do you feel that or not? The same way, even in life, the shopping part, the trend is changing now. Rather, एक बात बोलता हूं, there is something called as revenge tourism and revenge shopping.
एक नया कॉन्सेप्ट है, मालूम है क्या तुमको ये चीज? क्योंकि आपको एक साल घर में रखा, अब तुम वो फ्रस्ट्रेशन में आके मैं बाहर जाऊंगा, मेरे को जरूरत नहीं, मैं बाहर ही जाऊंगा बस। दिस इज कॉल्ड एज रिवेंज टूरिज्म। रादर यूरोप में सबसे कॉमन है ये, यूरोप एंड यूएस के अंदर दे हैव ओपनड अप। यस्टरडे आई थिंक 2 days back only I saw a match, soccer match, there were 70,000 people in the stadium in Budapest. 70,000 people। जब मैंने पहली बार देखा बोला शुड ऐसा होगा। You know, in India we are in a struggling position right now, do you get my point? 70-80,000 people imagine करना भी मुश्किल है, समझ रहे हो मेरा बात? बट स्टिल दिस इज गोइंग टू बिकम लिटिल नॉर्मल। सो एक अलग तरीके का ट्रेंड डेवलप होगा, बिकॉज इट इज एक्सेसिबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यू विल एंड अप मेकिंग दैट डिसीजन। एक पॉइंट आएगा आगे, कैसा होता है, तुम अगर शॉप में गया, तुम जब एंटर किया तो सोचा मैं कुछ खरीद के जाएगा, बट मे बी देखने के बाद, बात करने के बाद मूड खराब हो गया, किसी का फोन आ गया, तो वहां से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि प्रोसेस लंबा है। तुम ट्राई करेगा, पहनेगा, सोचेगा, पेमेंट करेगा, फिर पेमेंट कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। बट इफ यू आर सिटिंग ऑनलाइन, तुमको ट्राई करने का तो ऑप्शन ही नहीं है अभी। तो तुमको अच्छा लग रहा है, पेमेंट करने में लगने वाला 3 सेकंड है, तो तुम इमीडिएटली बाय कर लेगा। दैट रियली हेल्प्स टू कन्वर्ट कस्टमर्स इजीली, बिकॉज इतना सिंपल आपको लगता है यार कर ही लेते ना। Do you get my point? User interface has been such an important part, and that is going to help lot of companies to crunch big numbers, बड़ा numbers crunch करने में help करेगा उनको। ठीक है, जाने दो अभी के लिए। Availability 24/7। Next, nature of purchase। Sir, goods can be inspected physically before purchase। ये तो इंडियंस का ट्रेंड ही है। एक बार चेक कर लो सब फटा वटा तो नहीं। अरे यार शॉप में खरीद रहा तूने यहाँ, फिर भी अपने को डाउट होता है कि नहीं होता है आइडियली। और पता है एक सबसे बड़ा कॉमन चीज, इफ यू आर बाइंग अ व्हाइट शर्ट, इवन आई हैव डन दैट, ये मेरा भी प्रॉब्लम है। व्हाइल बाइंग अ व्हाइट शर्ट, ये व्हाइट और वो व्हाइट में डिफरेंस है, सेम ही शर्ट है, सेम है, सब कुछ सेम है, ये व्हाइट बेटर लग रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इट्स ऑल देयर इन द हेड। डू यू गेट माय पॉइंट? बट व्हेन यू बाइंग ऑनलाइन, दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर। गुड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज। कस्टमर इंटरेक्शन फेस टू फेस, एंड दिस इज वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट, बिजनेस स्कोप। ये बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट है। लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, एंड हियर यू विल हैव अ, देखो वर्ल्ड वाइड रीच इतना थोड़ा सा आसान है, बट हर बिजनेस का वर्ल्ड वाइड रीच नहीं होता है। इट कैन बी सिटी वाइड, पैन इंडिया, देन सम ऑफ द बिजनेसेस विल हैव अ ग्लोबल रीच फॉर श्योर। इज दैट क्लियर टू यू? आपको लगता है कि यहीं से कोई 4 पॉइंट बना सकता हूं मैं आराम से? हाँ या ना? चलो एक काम करो, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट पिक करो और लिखो नोटबुक के अंदर आराम से। अब मेरे को पता तुम कौन सा लिखोगे, मैं बताता हूं तुमको। बोल दो ना तुम इन्हें 2 पॉइंट बोला ना, मतलब तुम लिखोगे या तो ये वाला या ये वाला। एक बच्चे ने मस्त लिखा, सर कांट यूज बार्गेनिंग स्किल्स। ई कॉमर्स का एक फायदा। अरे हाँ, लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली हैप्पी। सो आई नो लॉट ऑफ सप्लायर्स जो लोग Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करते हैं, वो बोलते हैं फाइनली एक प्रॉब्लम खत्म हुआ, वरना इंडिया में अगर किसी को कुछ खरीदना ही है, वो श्योर भी है, फिर भी वो एक बार बार्गेनिंग करने का ट्राई तो कर ही लेगा। एंड डू यू नो बार्गेनिंग इज कंसिडर्ड एज इंसल्ट इन लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। अगर तुम ऐसा बार्गेनिंग करोगे ना, लॉट ऑफ अदर कंट्रीज में बाहर जाके, उनको ऐसा इंसल्ट लगता है कि आप ऐसा कैसा बात कर रहे हो मेरे साथ में। इंडिया में नहीं किया तो इंसल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लिख लो, सिर्फ 2 ही लिखना, आगे वाले 2 पेज में और कंटेंट है, उधर से भी उठाएंगे कुछ कुछ। कॉपी किया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। देयर इज नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ, मतलब ये बोलता है ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर कोई एक फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं है। इट्स बेसिकली पर्सन आउट देयर, उनसे आप क्वेश्चन पूछोगे। और पता है कभी कभी ऐसा होता है इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस, आपको ऐसा लगता है जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है शायद वो गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइज के बारे में, वो एक इंसान के हिसाब से सोचता है, उसको सर 31 साइज दे दो, 32 दे दो, सर सेम ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो तुम्हारे मूड के हिसाब से आंसर दे देगा। और यहां पर ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है। याद है आपको, इफ बाय एनीथिंग ऑन मिंत्रा और समथिंग, दे गिव यू स्पेसिफिक डिटेल, ये जो मॉडल है उसका हाइट क्या है, ये शर्ट का लेंथ क्या रहने वाला है, मटेरियल क्या है, सब कुछ लिखते कि नहीं लिखते? क्योंकि नहीं लिखा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम कि उन्होंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया,
आपको इन्फ्लुएंस किया कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, और जो आपने सोचा था और जो एक्चुअल प्रोडक्ट आया उसमें डिफरेंस निकला कंपैरेटिवली. सो दीज एस्पेक्ट्स हैव लॉट ऑफ लीगल सिनेरियोज व्हिच आर एप्लीकेबल इन टुडेज वर्ल्ड. दैट इज व्हाई यू हैव अ एक्ट आल्सो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 का आएगा, वो हम पढ़ेंगे. नीचे आओ. रिसोर्सेज फोकस, ये पॉइंट यूजलेस है. ये बोलता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में फोकस डिमांड सप्लाई साइड में और यहां डिमांड साइड. अरे दोनों का फोकस दोनों साइड में होता है यार. मेरे को ये पॉइंट नहीं जमता है. I don't like this point. It is irrelevant according to me. You will focus on demand supply both. Obviously, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो ना, क्या फर्क पड़ता है? It has to match. Next one, marketing. इसको होल्ड पे रखो, डिटेल में नीचे लिख करके दिया है. पेमेंट क्लियर है? What is UPCI? यूपीआई पेमेंट्स नहीं सुना क्या? अरे वो सी बीच में जबरदस्ती लिखा है यूपीआई पेमेंट्स के एप्लीकेशन जो होते हैं. अरे गूगल पे उस पे काम करते हैं सब कुछ. ये बनाया एनपीसीआई ने है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. डिलीवरी ऑफ गुड्स इंस्टेंटली. यहां पर सर इट कैन टेक टाइम. इन्होंने एक एग्जांपल निकाल दिया. पहले एक एग्जांपल था, Amazon is planning delivery by drones. They are actually testing in US. Testing is a word. उन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया था, Amazon has started delivering goods through drones. उन्होंने लिख दिया था. बट डिलीवरी वाला पॉइंट क्लियर है सर? nowadays bigbasket.com even gives you 60-minute delivery if I'm not wrong. 60 minutes और 90 minutes कुछ ऐसा रहेगा ना. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉड. सो फ्रॉड करना बहुत कंपेरेटिवली आसान रहेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि इंटरैक्शन में तो फ्रॉड नहीं होगा एज सच. यहां पर देखो, lack of physical presence in the markets and unclear legal issues give loopholes for frauds. rather एक unfortunate statistics बताता हूं आपको मैं. इंडिया में जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं, they are unhappy with the return concept. क्योंकि इंडिया में लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं. आपने प्रोडक्ट मंगाया, उसको आपने ट्राई किया एंड दैट इज नॉट रिटर्न इन अ गुड कंडीशन. इसीलिए उनको इतने नए कंट्रोल्स लगाने पड़ रहे हैं. आप अगर नोटिस करेंगे ना, मिंत्रा से अगर आपने कुछ मंगाया, व्हेन यू रिटर्निंग इट, वो एक्चुअली चेक करता है प्रोडक्ट को पहले एक बार. ये उनका ड्यूटी बन गया है दैट दे हैव टू एक्चुअली सी वेदर इट इज इन द राइट कंडीशन और नॉट. सम पीपल एक्चुअली यूज इट एंड देन दे गिव इट बैक. People do that as well. So unfortunately this is not working well in our country. So yes, that problem is still there. Fraudulent scenarios can be possible. अब यहां पे आओ, ये कुछ नए पॉइंट्स हैं. यहां पर एक सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉफिट इंपैक्ट वाला. अब मुझे बताओ, if you compare a traditional commerce business with the e-commerce business, do you think the profitability can undergo significant change in the e-commerce world? क्या profitability बढ़ सकता है क्या e-commerce में? सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड रीच, your target audience increases significantly, right? Number one. Number two, your operating cost can reduce significantly. क्योंकि सर सोचो ना, आपको यहां पर फिजिकल स्टोर रन करके, थिंक अबाउट दिस यार. एक जमाने में नाइकी, एडिडास, रिबॉक, इनके स्टोर्स एक जेएम रोड पे हुआ करते थे एक जमाने में. आई थिंक दो स्टोर्स आर नो मोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर रहेंगे तो एक आध रहेंगे, एक आध खत्म हो गया होगा. द नंबर ऑफ स्टोर्स आर कमिंग डाउन बिकॉज दे रियलाइज हमारा जो प्रोडक्ट है वो शायद ऑनलाइन इजीली ज्यादा बिकता है. एंड नाउ पीपल आर ओपनिंग एक्सपीरियंस स्टोर्स. जैसे वन प्लस का ओरिजिनल स्टोर था ही नहीं इंडिया में, दे यूज्ड टू सेल ऑनलाइन. बट देन दे रियलाइज हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना एक्सपेंसिव है कि एक कस्टमर पहले शायद एक्सपीरियंस करना चाहेगा, उसके बारे में श्योर होना चाहेगा, फिर परचेस करना चाहेगा. तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस स्टोर्स ओपन किए हैं, आई थिंक जेएम रोड पे ओपन किया पुणे के अंदर, हैदराबाद में एक बहुत बड़ा स्टोर है, बैंगलोर में एक बहुत बड़ा स्टोर है. वो स्टोर का ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू लेके आना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंस क्रिएट करना. दैट अगर किसी को वन प्लस का कोई प्रोडक्ट, चाहे टीवी हो गया, फोन हो गया, उसको एक्सपीरियंस करना है कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, तो मैं उस एक्सपीरियंस स्टोर पे जाऊंगा. व्हेन आई एम कंफर्टेबल, वो आपको बोलेगा भी नहीं यहीं से परचेस कर, परचेस किधर से भी कर. ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस स्टोर बना के रखा है. बात समझ में आया क्या? सो इवन दैट कल्चर इज पिकिंग अप. बट उसके अंदर भी कॉस्ट इतना नहीं होता बिकॉज आप पूरे शहर में एक स्टोर खोलोगे, or maybe if the city is big, maybe 2 or 3 stores. Do you get my point? You're not going to open 10 stores or 15 stores. तो मेरे लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी सिग्निफिकेंटली कम हो गया है. प्लस ई कॉमर्स में मेरे प्रोसेसेस, एक वर्ड होता है बेटा, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सुना है क्या वर्ड? एक आपको ओवरव्यू देता हूं, सुनना. सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आगे आएगा, एसएम के अंदर आएगा, थोड़ा समझाता हूं आपको. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या है? याद है, इनबाउंड रॉ मटेरियल्स को लेकर के आओगे, कन्वर्ट दैट इनटू फाइनल प्रोडक्ट,
मतलब इनबाउंड प्रोसेसिंग, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, देन यू पैक द फाइनल प्रोडक्ट प्रॉपर्ली एंड देन यू डिलीवर इट, यस और नो? तो इनबाउंड प्रोसेसिंग, आउटबाउंड, प्लस कस्टमर रिलेशनशिप सर्विसेज। अगर कस्टमर को ये प्रोडक्ट यूज कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है, वारंटी रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी चाहिए, या कोई कंप्लेन करना है, तो उसके लिए हमारे पास में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहता है। इतना ही होता था पहले। बट नाउ इफ यू आस्क मी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट और बड़ा कर रहा है। मुझे बताओ, nowadays when you buy smartphones, जब आप कोई एप्पल का इवेंट देखते हो या वन प्लस का इवेंट देखते हो, वो आपको पता है हर चीज बताता है। जैसे वन प्लस ने रिसेंटली एक कैमरा कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, हाँ हैजन ब्लैक, हाँ, जो कैमरास बनाते हैं पर वो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अलग लेवल के कैमरास बनाते हैं। हालांकि लोगों ने क्रिटिसाइज किया बाद में कि वैसे कैमरे का फील हमारे को वन प्लस के नए फोन में आया ही नहीं। रादर जो बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट उन्होंने बोला सिर्फ नाम, ब्रांडिंग, इट्स लाइक अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द ब्रांड नेम। रियल लाइफ में वो कैमरा के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। डू यू गेट माय पॉइंट? तो सर अब क्या हो गया है, नाउ कंपनीज वो रॉ मटेरियल कहां से प्रोक्योर करते हैं, क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं एक डब्बे को बनाने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कौन सा चिप्स यूज करते हैं, उनका फॉर एग्जांपल लेट्स से जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी है, उनके डेटा सेंटर्स कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, विद इन इंडिया है या अब्रॉड में, लेट्स से यूएस के अंदर है, यूरोप के अंदर है। अब वो हर चीजों को एक साथ में रिलेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कहां से आकर के आपने कंज्यूम किया। और फाइनली पता है कुछ कंपनीज ये भी बोलती है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल तो आपको इनडायरेक्टली ऐसा बोलता है, आप जब नया फोन पे शिफ्ट कर रहा है या नया आईपैड पे शिफ्ट कर रहा है तो एग्जिस्टिंग वाला हमें ही दे दें। दिस इज गोइंग टू पिकअप इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज फाइनली एप्पल इंडिया का ऑनलाइन स्टोर ओपन हुआ है। अभी तक एप्पल इंडिया का ऑनलाइन स्टोर नहीं था इंडिया में, ये ड्यूरिंग कोविड टाइम आया है, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। बट इन यूएस इट्स अ वेरी कॉमन इकोसिस्टम, क्या वहीं जाओगे पुराना आईपैड या पुराना फोन उसको ही दोगे, क्योंकि वो उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करेगा। आप समझ रहे हो क्या मेरा बात? तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर के फाइनली डिस्पोजल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सब चीज को एक साथ में रिलेट करते हैं। मतलब सर अब ना कंपनीज प्रिडिक्ट कर सकती है कि जब मैं नया फोन लॉन्च करेगा आने वाले क्वार्टर में कितना डिमांड आएगा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को मैनेज कर पाएगा। मार्केटिंग के चैनल स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, बिकॉज नाउ दे नो दैट आई डोंट हैव टू रीच आउट टू पीपल। याद करो ओप्पो वीवो एक स्टार्टिंग में इंडिया में पहुंचने के लिए क्या करते थे मालूम है क्या? तुमको हर छोटे शॉप के बाहर एक वो कुछ तो कार्टून जैसा लगाया, दो आदमी चिल्लाते रहते थे जोर जोर से, उनको लगा था इंडिया, हाँ मैस्कॉट ऐसा लगाया, ऐसा होता था कि नहीं होता था? ओप्पो वीवो करते थे हर, और ऐसा था बाजू वाले शॉप में एक में ओप्पो वाला चिल्ला रहा है, एक में वीवो वाला चिल्ला रहा है, और वो बोलते कहते समझता भी नहीं था। समझ रहे हो मेरा बात? बट नाउ इफ यू वुड हैव रियलाइज्ड दे आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन द इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कि उनको ही फोन दे दो, उनका जो पब्लिक के पास रीच है वो डायरेक्टली मेरे को एक्सेसिबिलिटी दे देगा। Do you get my point? So the way you target people is also undergoing significant change. So मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत इंपैक्ट मिलेगा। देखो सबसे पहला चीज सर, मैन्युफैक्चरर के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि याद है एक जमाने में मैन्युफैक्चरर, देन यू हैव होलसेलर, देन यू हैव रिटेलर एंड देन यू हैव द कस्टमर। बीच के लोग खत्म हो गए ना पूरे के पूरे। नाउ यू डायरेक्टली हैव Amazon और फ्लिपकार्ट and it's sold directly. Number two, manufacturer can sell their products at a great discount to customers because they have fewer operational cost. ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पहले डिस्काउंट होता था कि पुराना प्रोडक्ट है इसलिए डिस्काउंट है, अब नया प्रोडक्ट आया, HDFC पे कैशबैक 5,000, होता है कि नहीं होता ऐसा? दे नीड एडिशनल सपोर्ट कि डे वन से ही डिस्काउंटिंग ऑप्शन दे, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना कम हो गया है। पहले ऐसा था कि नया प्रोडक्ट डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं? समझ रहे हो मेरा बात? अरे यार एप्पल जैसे प्रोडक्ट के ऊपर बोलता है नए आईपैड के ऊपर भी तेको 4,000 HDFC कैशबैक मिल जाएगा, जबकि एप्पल ने जिंदगी में डिस्काउंट में कुछ नहीं बेचा फर्स्ट डे को। Are you getting my point? But the operational cost is reduced significantly. It's visible. That is why the discounting part is possible from day one. Third point, customers get better prices. Obviously, sir, ये तो लॉजिकल पॉइंट है, ये तो आउटकम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट 100% विजिबल है। यहां पर सारे कॉस्ट सेम है, यहां पर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है, हमारा वॉल्यूम गेम बढ़ता है। तो यहां पर वॉल्यूम गेम भी है और मार्जिन गेम भी है, दो गेम होता है। वॉल्यूम गेम मतलब पहले 1,000 चीज बना के बेचता था, अब मैं 1,00,000 बना के बेचता हूं क्योंकि मेरा प्रेजेंस बढ़ गया है। मार्जिन गेम मतलब पहले 1,000 बना के 20% मार्जिन था, अब 1,00,000 बना के मेरा पर यूनिट जो मार्जिन है वो भी 25-30 हो गया है। तो मार्जिन गेन अलग मिल रहा है और वॉल्यूम गेन अलग मिल रहा है। समझा क्या? आ जाओ नोटबुक के अंदर कोई भी 2 पॉइंट निकालो, इसमें से कौन से 2 पॉइंट निकालोगे बोलो? मैं बोलता हूं, तुम तो उठाओगे सीधा मार्केटिंग। ये मैंने दोनों पढ़ा ही नहीं है, दोनों लिख नहीं सकते अभी। है आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट इंपैक्ट। नहीं सर, लिखना पड़ेगा।
अच्छा, कौन सा वाला कॉलम कौन सा है पता है ना एटलीस्ट? ट्रेडिशनल कॉमर्स कौन सा है, ई कॉमर्स कौन सा है? घर पे जो बैठे हो लिख रहे हो क्या? उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। तुम लोग जो घर पे थे तुम लोग लिखते थे क्या? पक्का? या स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट उधर भी? कॉपी किया? लिटरली कॉपी कर रहे हो? एक बार पढ़ते हो ना बिना कॉपी करने से पहले? पढ़ते हो ना? आगे बढ़े? पक्का? चलो एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, इधर आओ। मार्केटिंग पढ़ेंगे। यहां पर तो एसएम के अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। पढ़ो जरा एक बार क्या बोलता है। क्या तुमको लॉजिकल डिफरेंस लगता है क्या ये? मेरे को डाउट आ रहा है। वन वे मार्केटिंग। व्हाट इज वन वे मार्केटिंग? सर फिजिकल प्रेजेंस है उनका, पोटेंशियल कस्टमर डायरेक्टली आएगा, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अरे तुमको मालूम होता ना कि ये स्टोर में ही मिलने वाला है नियर बाय, तो ये बोलता है वन वे मार्केटिंग है, कुछ स्पेशल मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है इनके हिसाब से। एक्चुअली वन वे मार्केटिंग का मतलब होता है अ मार्केटिंग विच इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन। सो वेयर लेट्स से वन वे मार्केटिंग एंड वन टू वन मार्केटिंग, दिख रहा है क्या? दोनों दोनों इंटरचेंजेबल यूज होते हैं। वन टू वन मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन। याद करो एक जमाने में हार्पिक का ऐड आता था बहुत पहले, क्या आप तैयार है, मैं आ रहा हूं आपके घर पे। अरे पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली व्हेन पीपल यूज्ड टू गो डोर टू सेल अ विकिपीडिया बुक टू यू। अरे वो कुछ तो साइंस एनसाइक्लोपीडिया की बुक्स बेचते थे ना तुमको आकर के, ऐसे बेचते थे ना एनसाइक्लोपीडिया के बुक्स आकर के तुमको। तो वो डोर टू डोर मार्केटिंग था, जहां पर हम एक पर्सन को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। ये बोल रहा है वन टू वन मार्केटिंग हम यूज करते हैं ई कॉमर्स में। देखो वन टू वन मार्केटिंग के ना दो मतलब है, सुनो मेरा बात। एक हो गया पर्सनल मार्केटिंग, मतलब डोर टू डोर जाके जो मार्केटिंग होता है। और दूसरा वन टू वन मार्केटिंग पता क्या होता है? जो आज हम करते हैं थ्रू डेटा एनालिटिक्स, थ्रू डेटा एनालिटिक्स टूल्स। मतलब सुनो क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपने सर्च किया एक फ्लाइट फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर एग्जांपल। अब वो आपका सर्च हिस्ट्री, इट इज गेटिंग ट्रैक्ड ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज यू सर्च दिस। वो आपको अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी है, चाहे आप फेसबुक के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे, वहां पे बताएगा दैट ये फ्लाइट स्टार्टिंग टू 999 और जानबूझ के उसमें दिखाएगा भी पुणे टू बैंगलोर, क्योंकि आपने वो सर्च किया था गूगल पे। डू यू गेट माय पॉइंट? फिर आपको रेस्पेक्टिव होटल के बारे में ऐड करेगा। मतलब ये वन टू वन मार्केटिंग, मतलब एक पर्सन का स्पेसिफिक सर्च को आप पकड़ लेते हो एंड उसके ऊपर उसको ही ड्रैग कर रहे हो कि तू ये कन्वर्ट कर। अरे यार तूने कोई शूज देख लेना मिंत्रा पे, तेरे को वही दिखते रहेगा सब जगह पे, बिकॉज ऑल चैनल्स आर कनेक्टेड। अरे इससे शॉकिंग, सबसे शॉकिंग, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था 3 साढ़े 3 साल पहले का बात है। एक फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड से यूएस के अंदर ग्रीन टी का पैकेट खरीदा। अब ये इंसान लेट्स से एक्स कंपनी का ग्रीन टी खरीदता है, मैंने गलती से कोई वाई कंपनी का ग्रीन टी खरीद लिया। वीजा एंड मास्टर कार्ड प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन to respective green tea selling companies online. After coming back, when you use Instagram or any social media website, they'll start showing you that green tea का ad everywhere. इसमें ये अलग अलग फ्लेवर भी है।
एंड इफ दैट हैपेंस टू यू ऑन द सेम डे, तुम डर जाएगा, तुमको लगेगा इज समवन ट्रैकिंग मी. द रियलिटी इज यस, it is bad, and trust me, we are going in the worst direction. They are going to track you from every aspect. For example, जो Google Home हम यूज करते हैं, everything tracks your information. Rather तुम, I hope you know this. You know, this was a big question. Even Tesla, originally Tesla ने क्या बोला था मालूम है क्या? Tesla car works like a operating system. When you enter the car, you say user 1 to 3, 3 यूजर saved है. मैं बोला मैं user 1 है, वो ऑटोमेटिकली कार का सीट एडजस्ट कर देगा तेरे हिसाब से. समझ रहे? स्टेयरिंग का साइज जो तेरे को जो लेवल पे चाहिए वो स्टेयरिंग का लेवल सेट कर देगा. इट वर्क्स लाइक एन ऑपरेटिंग, इट्स लाइक यू आर यूजिंग अ मोबाइल फोन. डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स हाउ द कार वर्क्स. डू यू गेट माय पॉइंट? वो सब कुछ याद रखता है. तो आपको दिमाग में क्या डाउट आएगा? अगर मैं जो ट्रिप्स लेता हूं इस कार से, वो ये ट्रिप का डेटा भी स्टोर करता होगा. मैं कौन से रूट से कहां गया, कहां पर रुका, कितने टाइम तक रुका. डू यू गेट माय पॉइंट? एंड ऑल दिस डेटा आइडियली विल गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द टेस्ला कोर सर्वर. Don't you think that? होता ही होगा ना ऐसा. So people started questioning, what about my privacy? That is going to be a very big challenge. Rather, I'll tell you what, there is going to be no new social media. वो जो क्लब हाउस करके एक आया ना, उसका भी नेक्स्ट लेवल आएगा. क्या आएगा मालूम है क्या? I will decide who can know about me. So let's say I want only, so I thought of this some years back कि कोई ना कोई ऐसा करेगा पक्का से. So what I thought is basically just imagine like this. This is my house. In house, room number 1, I want only my school friends to be there. So if I share something, only my school friends should see, not my students. So then I put all my students in group number 2, let's say for example, and only my students. So you should be able to control कि exactly कौन क्या information access कर रहा है और कौन कैसे react कर रहा है. Otherwise, I hope you know that all celebrities, all TV journalists, and even teachers, they all go through significant problem on social media. If you say something, if you write something, India के अंदर वहां abuse तो मतलब next level है. And you can't do anything. Population इतना बड़ा है, तुम किस किस को आंसर देगा? People have tried. It is thankfully not happened with me as of now. That I'm not even there. I'm just there. So it is very bad for a lot of people. People go for therapy after that just for information. And it's common. It's nothing to laugh about. It's their day-to-day business life. Just think about this. You are the anchor for a, let's say, news channel. You share your views there. People don't like it on Twitter. And some people like it. The people who like it, they just look at and smile. Those who don't like, they write. There's a difference. So you get to see only who don't like you. Are you getting my point? So one-to-one marketing सही मायने में एक्चुअली होता है एक पर्सन के डेली बेसिस पे सर्च हिस्ट्री को ट्रैक किया जाए, वो क्या प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहता है, फिर उसको वो प्रोडक्ट को मार्केट किया जाए. ये एक्चुअली में वन-टू-वन मार्केटिंग होता है. इन्होंने देखो क्या बोला है वन-टू-वन मार्केटिंग. ढंग से सुनना. यू हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी, मोर टाइम, मोर एफर्ट टू अक्वायर अ कस्टमर. आई एम नॉट गोइंग टू डिसएग्री. ऑनलाइन आपको एक टारगेट कस्टमर को अक्वायर करना आसान काम नहीं है. ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा. नीचे देखो, दे हैव टू एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस मोर अग्रेसिवली ऑन द इंटरनेट. आई एग्री विथ यू. एक नया बिजनेस को अग्रेसिवली जाकर के अलग अलग जगह, अरे यार सोचो ना, तुम इंडिया में बिटकॉइन खरीद सकता है, कितने सारे पोर्टल आ गए. इधर ही खड़े होकर के 2 साल पहले मैं बोला था 100% एक इधर ही यहीं पे 2 साल 2.5 साल पहले जाकर के मैंने बोला था. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉइन बेस, जो यूएस का एक लिस्टेड एंटिटी है अभी, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल कर सकते हो कॉइन बेस करके. समझ रहे हो मेरा बात? उसका एक बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइनीज एंटिटी बाइनेंस, BINANC. बिनेंस बोलते, बाइनेंस बोलते लोग. लोगों ने वो मॉडल वहां से कॉपी किया, इंडिया में क्रिएट किया. बट इंडिया में लोग डर क्यों रहते हैं? RBI was against it. Finance Ministry was against it. I'm talking about cryptocurrencies for your information. But now, did you realize that जो बैंकर्स मना कर रहे थे, जैसे कॉइनेक्स करके, ये वजीर जो भी है, वजीर एक्स करके है, बहुत सारे हैं. समझ रहे हो मेरा बात? हर दिन दूसरा नया आता है आजकल तो यार. वो तुम अगर टीवी हॉटस्टार पे तुम मैच देख रहे ना, तुमको 4 ऐड मिल जाएगा अलग अलग. अब सबको लगता है इंडिया में सबको क्रिप्टो करेंसी खरीदना है. दिस विल स्टे फॉर 6 months, देन पीपल विल फॉरगेट वंस अगेन. क्योंकि हर नए पोर्टल को प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए वहां जाना जहां मासेस है. मासेस कहां है? क्रिकेट मैच में, या कोई नया टीवी का वो मूवी का स्क्रीनिंग रहेगा, राधे वाधे उधर रहेंगे. एक एग्जांपल दे रहा हूं तुमको मैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, चॉइस, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो रेस्पेक्टिव जगह वहीं वो आके अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा ना यार. तो बेसिकली अग्रेसिवली पैसा खर्च करना पड़ता है. यू टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी
टू एक्चुअली रीच टू द कस्टमर। और देखो इनके हिसाब से दिस इज कॉल्ड एज वन टू वन। अरे भाई दिस इज नॉट कॉल्ड एज, आई विल शेयर एन आर्टिकल टुडे विथ यू, एक पूरा डिटेल के अंदर वन टू वन मार्केटिंग रियल लाइफ में क्या अलग अलग अरीना से हो सकता है, ये वन टू वन मार्केटिंग नहीं है। बट सर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ई कॉमर्स में कौन सा मार्केटिंग यूज करते हैं, कौन सा मार्केटिंग यूज करते हैं, वन टू वन। और सर ट्रेडिशनल कॉमर्स में वन वे, एक ही एंट्री है, इंसान आएगा उससे बात करेगा उससे कम्युनिकेट करेगा, मार्केटिंग खत्म। इट्स इलॉजिकल बट दैट्स हाउ इट इज। वन टू वन मार्केटिंग इन रियल टर्म्स मीन एक्चुअली, अगर तुम मुझे पूछोगे ना, ट्रेडिशनल कॉमर्स का एग्जांपल वन टू वन मार्केटिंग है। I'll prove it to you. You have good relationship with people who work at neighboring shops. For example, the kirana guy. You know that person. तुम अगर जाएगा उसको मालूम है तुम ब्राउन ब्रेड खरीदने वाला आदमी है, समझ रहे हैं? या तुम लेट्स से फॉर एग्जांपल वो खरीदेगा, क्या बोलते हैं, मल्टीग्रेन वाला ब्रेड। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ रहे हो? मैं तुमको अमूल वाला मिल्क नहीं चाहिए, दूसरा वाला मिल्क चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप। He will sell it to you more easily because he knows you, your preferences. Are you getting my point? For example, तुम अगर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन है, समझ रहे हो मेरा बात? तुमको कोई वो केक तुमने पिक किया होगा, उसके अंदर लेट्स से रेड मार्क रहेगा, तो बताएगा आप ये कंज्यूम मत करो, ये वाला कंज्यूम कर लो। दिस इज एक्चुअली वन टू वन मार्केटिंग ओरिजिनली। टुडे वन टू वन मार्केटिंग इज थ्रू योर सर्च हिस्ट्री, ट्रैकिंग योर एक्टिविटीज। तो वन टू वन मार्केटिंग यहां से यहां तक आया है, वो दोनों लोग यूज करते हैं यार। डू यू एग्री विथ मी? आप समझ रहे हो क्या मेरा बात? बट इनको डिसाइड हो गया इधर वन वे है इधर वन टू वन है, और उन्होंने डिफाइन भी नहीं किया क्यों ऐसा, और ये रिसेंटली इंक्लूड किया है। वो कभी कभी ऐसा होता है ना, मॉड्यूल्स में चेंजेस लाते रहते हैं, वो एक टेबल में 15-20 चीजें लिखी है, एक नया लिखूंगा, ये वो नया है। नोटबुक्स लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नोटबुक्स लिखो, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं आपको। बेसिस रहेगा मार्केटिंग टेक्निक, बेसिस के नीचे लिखो मार्केटिंग टेक्निक, marketing technique. Under traditional commerce, write down, under traditional commerce, write down, traditional businesses don't spend a lot of money, traditional businesses don't spend a lot of money to acquire new customers, to acquire new customers in comparison to e-commerce businesses, to acquire new customers in comparison to e-commerce businesses due to their limited physical presence, due to their limited physical presence, due to their limited physical presence, and maybe a direct or indirect relationship, maybe a direct or indirect relationship with a potential customer, direct or indirect relationship with a potential customer, direct or indirect relationship with a पोटेंशियल कस्टमर। देखो क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेसेस इन कंपैरिजन टू ई कॉमर्स बिजनेसेस कम पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उनका प्रेजेंस लिमिटेड है, तो उनको इसके एरिया के आसपास ही मार्केटिंग करने का है। या इंडिया में सबसे कॉमन चीज क्या आपने देखा होगा, जो अगर आप ई कॉमर्स दुनिया को निकाल दो, थिंक अबाउट 10 years बैक, यू बाय ए न्यू कार। एक जमाने में कार के अंदर ऑडियो सिस्टम भी नहीं आता था, ऑडियो सिस्टम भी आपको जाके लगवाना पड़ता था, सीट कवर्स आपको लगवाने पड़ते थे, समझ रहे हो क्या मेरा बात? बाद में उन्होंने चीजों को कंबाइन किया, अपने बिजनेस एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया, बताऊंगा आपको एसएम के अंदर में। बट तब आप क्या करते थे, अरे यार वो जान पहचान वाला है, उसके पास में ऑडियो सिस्टम का दुकान है, तो बिकॉज यू नो दैट पर्सन, दैट इज व्हाई यू गो टू दैट पर्सन। उसके बाजू में 5 दुकान और होती है, बट आप उसी के पास जाते हो, यस और नो? तो हमारे पास जो मार्केटिंग के लिए नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस कंपैरेटिवली कम पैसा खर्च करते हैं, ये हम अग्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तूने पूना में बेकरी शॉप ओपन किया, तो तू पूना के रेडियो में बोलेगा ना, सिर्फ पूना में बताए, बैंगलोर वाले को बता कि क्या फायदा पूना में नया बेकरी शॉप खोले, ऐसा कोई तो आएगा ना। अरे यू नो व्हाट आई मीन, राइट? लॉजिकल है कि नहीं है? बट इन कंपैरिजन टू दैट, इन द ई कॉमर्स वर्ल्ड, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड इज वेरी हाई। बट आई टेल यू व्हाट, यहां पर भी फायदा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का है। मैं भर के एडवर्टाइजिंग करेगा, कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा। अरे यार, मैं हॉटस्टार पे मतलब एक मैच चल रहा है, मैच के अंदर दिन में 50 बार ऐड आएगा,
अरे 50 बार ऐड में कोई तो इंसान कभी तो वो देखेगा, उसको अच्छा लगेगा और बिटकॉइन खरीद लेगा वो ऐप डाउनलोड करके. सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा भी मिलता है बिकॉज यू आर डीलिंग विद मासेस डायरेक्टली. डू यू गेट माई पॉइंट? अंडर ई कॉमर्स राइट डाउन, अंडर ई कॉमर्स राइट डाउन, e-commerce businesses, e-commerce businesses need to invest, e-commerce businesses need to invest more money comma time and effort, need to invest more money, time and effort to acquire new customers, to acquire new customers. Full stop, continue. All e-commerce businesses, all e-commerce businesses should be more aggressive, should be more aggressive in creating their online presence, should be more aggressive in creating their online presence, creating their online presence. अब देखो मेरा बात सुनो. 6 महीने पहले चैप्टर सेम था, कॉन्सेप्ट सेम था. मॉड्यूल में क्या लिखा था? मार्केटिंग. इधर कौन सा? इतना ही लिखा हुआ था. 6 महीने बाद उन्होंने मॉड्यूल चेंज किया, इसको हटाया, मार्केटिंग वो का वही है, इतना इतना जो लिखना लिखा, लास्ट में लिख दिया दिस इज कॉल्ड, तुम भी लिख दो दिस इज कॉल्ड, डोंट जज मी, इफ यू वांट टू आई डोंट केयर. मैं क्या कर सकता है यार? दिस इज कॉल्ड वन वे मार्केटिंग एंड दिस इज कॉल्ड वन टू वन मार्केटिंग. आई हैव नो क्लू हाउ. नहीं सर, मेरे को लग रहा है तुमने तुम्हारे मॉड्यूल में ऐसे लिखा है, आईसीआई मॉड्यूल में ऐसा नहीं रहेगा. आ जाओ, ये आईसीआई मॉड्यूल है. मैच कर लो, कर लो मैच. खुश? सर एक क्वेश्चन है, क्या मेरे को ऐसा पढ़ने के बाद में आईसीआई मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा कि एक बार? सब कुछ पढ़ने के बाद अपना क्लास मॉड्यूल खत्म करने के बाद आईसीआई मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा कि एक बार? डू यू थिंक पढ़ना चाहिए आईसीआई मॉड्यूल एक बार? मैंने सब वहीं से कॉपी किया है यार, मैंने थोड़ी लिखा है सब वहीं से लिया है. हाँ, कुछ कुछ जो बहुत ही बढ़ गया होगा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है, उसको समराइज कर दिया होगा. पूरा चैप्टर उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, मैंने लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये जो मैंने बनाया रे पार्ट ए बी सी डी, ताकि तेरे को अच्छा लगे, आसान लगे, तेरे को लगेगा अच्छा इतने ही पार्ट है, चलो ठीक है, एक पार्ट तो खत्म हुआ, वरना चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, चलते जाएगा. सोचो ना, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में डिफरेंस पढ़ रहे हैं. तुमने सोचा था कि ऐसा जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा होगा? मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे को पढ़ाना पड़ेगा. पढ़ देखो, और एग्जाम में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है ये, 6 मार्क के लिए. अब तू सोच, अगर तू ये एग्जैक्ट पॉइंट ना लिखे वहां पे, तेरे को क्या मिलेगा? और तू अगर इसकी वजह से फेल हो गया, तेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुआ, कितना बुरा लगेगा तेरे को जिंदगी में. दिस इज नॉट द राइट बेंचमार्क टू जज यू, बट दिस नो ऑप्शन. सो अंडरस्टैंडिंग, समझना ठीक है, साथ साथ में लिखते भी जाने का, दोनों चीजों का बैलेंस ट्राई करके रखो, तो ही आपको फायदा होगा. डू यू अग्री विथ मी? कितने पॉइंट्स लिखे आपने, बोलो मेरे को. 4 पॉइंट लिखे क्या अभी तक? 4 ही लिखे क्या? चलो 2 पॉइंट और बचे, पढ़ते फटाफट से, जल्दी आओ. सर लोकेशन पढ़ते हैं, हमारे बुक में आ जाते हैं अपन अपने बुक के अंदर. चलो लोकेशन पढ़ते हैं, आ जाओ. बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज खुद से पढ़ो. और एग्जांपल देखना सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अभी भी याहू के एग्जांपल चल रहे, जबकि बेचारा याहू नहीं चल रहा है. सर ये तो हमको मालूम है, लॉजिकल है कि नहीं है, इसलिए हर किराना शॉप खुलता है सबसे पहले. कोई भी नया एरिया में नया बिल्डिंग बनना शुरू हुआ, किराना स्टोर वाला पहले आ जाता है.
कन्वीनियंस, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग गो फॉर अ जॉग, तुमको जो बेसिक चीजें चाहिए वहां मिल जानी चाहिए यार. बिग बास्केट वेट करेगा क्या? ठीक है वो करता है काम, बट यू नो व्हाट आई मीन राइट. अभी अर्जेंसी है भाई, समझ रहे हो क्या मेरा बात. सर यहां पर देखो, इट रिक्वायर्स अ मार्केट स्पेस. ऑनलाइन आपका जो प्रेजेंस है वो क्रिएट करना पड़ेगा. इट इज इंपॉर्टेंट दैट अ वेबसाइट शुड बी हाईली विजिबल. आपको मालूम रहेगा आइडियली रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स के अंदर गूगल भी सर्च के अंदर आपको ऊपर तब दिखाएगा जब एक्चुअली में ऑर्गेनिक तरीके से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे दिया गया इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं. पर इसके लिए आप क्या करते हो? एडवर्टाइज करते हो थ्रू मल्टीपल चैनल्स. अपने वेबसाइट के लिंक मल्टीपल जगह पे पहुंचाते हो. आपने सबसे क्लासिक एग्जांपल देखा होगा, विराट कोहली डूइंग एड विद पूमा, पेड पार्टनरशिप विद दिस, पेड पार्टनरशिप विद पेप्सी. यस और नो? एंड बॉटम लाइन आपको घुमा फिरा के वो कहां लेके जा रहा है? उनके वेबसाइट पे लेके जा रहा है या उनके प्रोडक्ट के ऊपर लेके जा रहा है? यस और नो? दैट्स बेसिकली क्रिएटिंग योर प्रेजेंस ऑनलाइन, ताकि आप आसानी से. बेचारा टिकटॉक अभी इंडिया में एडवर्टाइजिंग नहीं करता है. मेरे को पता है हंसी कब आया, तो बुडापेस्ट वाला जब मैं मैच देख रहा था सॉकर वाला, तो वहां पे टिकटॉक टिकटॉक लिखा था सब जगह, पूरा का पूरा. समझ रहे? मेरे को लगा बुरा लगा इंडिया के लिए, मतलब आई मीन टिकटॉक के लिए. इंडिया के लिए क्या बुरा लगेगा, हम तो कॉपी के टकाटक बनाया ना मस्त एकदम. और मेरे को लगा उस टकाटक में कौन आएगा, पर अब बचा कौन जो नहीं आया. मतलब अपने लिए बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रिटीज. आई थॉट एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए तो ट्विटर ने इंडियन गवर्नमेंट का बात सुना चुपचाप. देखा नहीं कि एक महीने पहले ट्विटर बोलता है ऐसा नहीं कर सकते, बाद में समझ में आया शिट इधर कुछ भी हम नहीं कर सकते. आई होप यू गेट माय पॉइंट. इधर पॉपुलेशन है और वो चाहिए उसको. ऑब्वियसली हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही वही है और वीकनेस भी वही है. आई होप यू अंडरस्टैंड. स्वॉट के अंदर एक की चीज दोनों जगह आती है. जाने दो. अगर मैं सही बता रहा हूं, सोशल मीडिया वेबसाइट से अगर हमसे डर सकते हैं, मतलब हमारे पॉपुलेशन का पावर तो खतरनाक है. कुछ भी बोलो अल्टीमेटली हम यार किसी को भी ओवरनाइट 1 मिलियन फॉलोअर वाला इंसान बना सकते हैं. बस एक आंख मारना चाहिए अच्छे से. समझ रहे हो मेरा बात? इट्स अबाउट द वे. इट्स पॉसिबल राइट. वी कैन डू एनीथिंग एज अ कंट्री. हमारे पास अलग लेवल का पावर है. चलो डजंट मैटर, नीचे आ जाओ. लेट्स टॉक अबाउट द साइज. सर साइज के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, नॉर्मली ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो बिजनेसेस रहते हैं. अब यार एक बात बोलता हूं, अगर आपका जो लोकेशन है उसके हिसाब से जितना नो उस एरिया का डिमांड रहेगा, उसके हिसाब से तो आप इन्वेंट्री को मेंटेन करोगे, उतना ही बड़ा स्टोर ओपन करोगे. अगर मैं बोलता हूं डिमांड बहुत छोटा है, विल यू ओपन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग? अरे ऑपरेटिंग कॉस्ट मैच ही नहीं होगा ना यार. तो द साइज ऑफ अ फिजिकल स्टोर विल बी डिपेंडेंट अपॉन उस टारगेट मार्केट का एरिया का ओवरऑल डिमांड कितना है, कंजम्पशन कितना है, क्या वेराइटी का एक्सपेक्टेशन है वहां पे सर्वाइव करने के लिए. मतलब इफ यू एक्चुअली सी एप्पल स्टोर मे बी let's say New York, it's going to be a different size altogether, and in comparison to Apple store if they open in India, it's going to be a different way. Zara का स्टोर तुम कंपेयर कर लो, इट डिपेंड्स. वो सोचता है मेरा उस एरिया में एक्चुअली डिमांड कितना है, उसके हिसाब से. आई टेल यू व्हाट, यू विल बी शॉक्ड, इवन आई डिड नॉट नो दिस. lot of companies, I'll give you an example of Zara only. Okay, so Zara, there are some clothes, or let's say maybe their seasonal clothes जो वो निकालते हैं, वो शायद इंडिया में आते ही नहीं है. वो सिर्फ उनके उन रेस्पेक्टिव स्टोर्स पे जाते हैं जहां डिस्काउंट में कुछ नहीं आता है. सो व्हाट दे डू इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनका एक नया कलेक्शन आया, एक एक्स कलेक्शन, वो ये कलेक्शन इंडिया में डायरेक्टली बेचेगा ही नहीं. वो पहले अपने लेट्स से रेस्पेक्टिव स्टोर्स जो यूएस के अंदर है, यूरोप के अंदर है, उन रेस्पेक्टिव स्टोर्स में बेचेगा सिर्फ बिकॉज वहां पे डिमांड ऐसा है. प्राइसिंग का जो मेरा पास प्रॉब्लम है वो है ही नहीं. वहां पे मेरे को अगर $400 का जैकेट बेचने का ना बिकेगा, $1000 का जैकेट बेचने का ना बिकेगा. अरे तुमको मैं क्या बता रहा है, पीपल प्रॉब्ली बाय जैकेट्स वर्थ $5,000-10,000 ऑल्सो. इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल. बट वो उन स्टोर्स में बेचेगा, वो चीज को वो रेस्पेक्टिव दूसरे कंट्री के स्टोर में नहीं बेचेगा. फिर वो देखेगा वहां पे डिमांड कैसा आया. अब इन सब प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चला, जो हिट हुआ, उसका मास कंजम्पशन करेगा, फिर वो बाकी स्टोर्स में लेके आएगा. दैट्स हाउ फास्ट फैशन ब्रांड्स वर्क. This is the classic example of fast fashion brand strategies. By the way, Louis Vuitton इन जो पूरा कंसोलिडेशन है ना, समझ रहे हो मेरे बात, वो ओवरऑल कंपनी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है. द फाउंडर is for some days richer than Jeff Bezos also. Yes, just for your reference. So they have a huge market in the world. और हम भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं. चलो अभी के लिए साइज के बारे में. सर द टाइप्स ऑफ आइटम्स, साइज ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स विल इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ द स्टोर. सर अगर आपको बहुत हेवी ट्रैफिक लगता है, वहां पे आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, तो भी बड़ा स्टोर बनेगा कंपैरेटिवली. इन केस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, आइडली अगर आप मुझे पूछोगे, ये डिपेंडेंट है आपके ऑनलाइन स्टोर पे कितना
फुटफॉल आएगा, मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स टू द वेबसाइट। अब विजिटर्स में भी ट्रैक करना पड़ता है, ये सिर्फ होम पेज पे आके प्रोडक्ट तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर होम पेज से आके प्रोडक्ट पे आ रहा है बट आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या प्रोडक्ट से आगे पेमेंट तक जा रहा है क्या? और कितने लोग पेमेंट पे आके खत्म कर देते हैं या पे नहीं करते हैं? यू हैव टू कीप ट्रैकिंग ऑल दिस। डू यू गेट माय पॉइंट? और अगर आपको लेट्स से फ्लिपकार्ट जैसे, याद है सबसे पहले फ्लिपकार्ट का जब बिग बिलियन डे आया था, मालूम है क्या हुआ था? द साइट क्रैश्ड। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ट्रैफिक आएगा, समझ रहे हो? रादर देयर इज अनदर थियरी व्हिच सेज द Amazon helped फ्लिपकार्ट टू क्रैश, सो दे डायरेक्टेड लॉट ऑफ ट्रैफिक टू दैट वेबसाइट ताकि वो वेबसाइट ही क्रैश हो जाए उस दिन के लिए, एंड इट फ्लॉप्स। तो फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे बनाया था, Amazon ने वीकली फेस्ट लाने शुरू किया। Amazon हमेशा एक दिन पे फोकस नहीं करता है, वो वीकली फेस्ट लेके आता है, समझ रहे हो मेरा बात? ये उस जमाने से राइवलरी चल रहा है। बट फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली हर इंसान जो उस दिन वेबसाइट पे था, रजिस्टर्ड यूजर, उसको ऑफिशियल ईमेल भेजा, अपॉलॉजी ईमेल, कि आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। एंड उसके बाद से हर बिग बिलियन डे पे उन्होंने एक्सपीरियंस को बेस्ट पॉसिबल इंश्योर किया है। हाँ मे बी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बट वो साइट कभी क्रैश नहीं होगा। उसके बाद से आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ क्योंकि उसको मालूम है मेरे को मेरा साइज जो है अप्रोक्सीमेटली उस तरीके से, जो सर्वर कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, डेटा को रिट्रीव करके टाइमली दिखाने वाला जो कैपेसिटी है, वो सबको एनहेंस करना पड़ेगा। देखो क्या बोलता है, ऑनलाइन स्टोर्स एक्सपेक्टिंग हेवी ट्रैफिक्स नीड इनफ बैंडविड्थ। फॉर एग्जांपल, चलो मैं सोचना चाहता था एग्जांपल बोलना, फिर मैं द रिजल्ट डे, processing power, the data storage capacity, and providing proper service to their customers. You need to evaluate that and accordingly keep your IT infrastructure up to date. I hope तुमको समझ गया। नोटबुक निकालो, एक लास्ट पॉइंट लिख लो। कौन सा वाला लिखोगे? लोकेशन लिखोगे, साइज लिखोगे? बोलो बोलो कौन सा लिखोगे? लोकेशन है साइज दोनों ही बुरे हैं, कौन सा लिखोगे भाई? डिसाइड कर लो। साइज, चलो साइज वाला पॉइंट लिख लो। यहां पर सर डिपेंडेंट रहेगा कि ओवरऑल आपके पास ट्रैफिक कितना रहता है, चाहे वो डायरेक्टली फुटफॉल बेस्ड ट्रैफिक रहेगा, वैरायटी कितना रहेगा, उसके हिसाब से आप साइज ऑफ स्टोर को डिटरमाइन करने वाले हो। बेटा आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। हे राम, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो आपसे मैं। अगर लेट्स से कोई भी कंपनी का वेबसाइट है, अगर आप उसके वेबसाइट पे जाने का ट्राई कर रहे हो, होम पेज ही ओपन नहीं हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, एक पॉइंट के बाद में कस्टमर बोलेगा जान दे यार। तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, रीचिंग टू द होम पेज, वहां से नेविगेशन एंड ईज ऑफ यूज, मतलब सर इसीलिए पता है पहले लोग बोलते थे यूआई इज बेसिकली यूजर इंटरफेस। यहां पर आपका होम पेज लोड करने का प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी से लेकर के पेमेंट तक का पूरा स्टेज इतना स्ट्रीमलाइंड और सिंपल होना चाहिए कि एक्चुअली में एक यूजर आसानी से कन्वर्ट हो। इफ यू लुक एट कि व्हाई जोमैटो, स्विगी, दे ऑल आर सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव सिंप्लीफाइड द यूजर फेस अप टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में जोमैटो पता है क्यों फेमस था? सिर्फ रिव्यूज के लिए। जो ओरिजिनल फाउंडर था ना, उसने कभी सोचा नहीं था होम डिलीवरी करेगा वो। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट पर्सन थॉट मेरे को फूड का रिव्यू चाहिए बस। दैट इज व्हाई जोमैटो वाज स्टार्टेड। दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। थिंक अबाउट दिस। एंड टुडे मेरे को फॉर एग्जांपल हैलोपिनो चीज पॉपर्स खाने का है,
मैं है कुछ तो फॉर एग्जांपल मैं जोमेटो के ऐप में जाके डायरेक्टली रेस्टोरेंट नहीं, खाना क्या है वो डिसाइड करूंगा, वो भी मेन्यू का एक स्पेसिफिक आइटम, वो स्कैन करके तेरे को नियर बाय रेस्टोरेंट वहां दिखाएगा और वो वहां रहता भी है। मतलब थिंक अबाउट फ्रॉम वेयर दे हैव रीच्ड वेयर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। समझ रहे हो क्या मेरा बात? दूसरा चीज, अभी आई थिंक ड्यूरिंग द वीकेंड ओनली आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम जोमेटो एंड वो ऑर्डर कैंसिल हो गया आफ्टर 1 आवर। वो आपका रिफंड कितना ब्रिलियंट तरीके से प्रोसेस करता है रियल टाइम बेसिस पे। या लेट्स से आपका जो एक्सपेक्टेशन था फूड का वैसा फूड डिलीवर नहीं हुआ, बॉट रहता है एक, तो फोटो खींच करके भेजा, उसको बोला यहाँ ये सब, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को जितना क्वांटिटी प्रॉमिस किया था उतना क्वांटिटी नहीं आया, या क्वालिटी अच्छा नहीं था, पैकिंग अच्छा नहीं था, एंड वो उसके हिसाब से जो उसको करना है इमीडिएटली आपको कुछ रिफंड दे देगा या कोई प्रोमो कोड दे देगा। मतलब इट रेस्पॉन्ड्स टू यू ऑन रियल टाइम बेसिस। ये जो रेस्पॉन्स टाइम है ये इवेंचुअली खराब होता है नॉर्मली विद साइज, बट अगर वो इंप्रूव हो विद साइज, दैट शोज वो ई कॉमर्स बिजनेस कितना स्ट्रांगली अपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से काम कर रहा है। एंड अगर वो काम नहीं करेगा ना यार, बंदा जोमेटो से स्विगी पे चले जाएगा 1 मिनट के अंदर। It won't take much time. It's just like 2 minute job. Do you get my point? So that is why customer retention is not that easy in e-commerce world. That is why the size is actually influenced by तुम कितना overall reach कर लिया है. But at the same time उस size को retain करना बहुत essential चीज है. ये सब चीजें हम actually में chapter 3 और chapter 4 में पढ़ेंगे दोनों के दोनों. Rather IT infrastructure create कैसे होता है उसके बारे में discussion इसी chapter में आएगा. तुमको लग रहा है chapter बहुत easy है? ये एकदम शुरुआत है बेटा. ये range का पहला साइड है. दूसरा साइड में हैव यू हर्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, सब कुछ है इस सब्जेक्ट में, इसी चैप्टर में। इन वन चैप्टर फ्रॉम बेसिक्स टिल द एक्सट्रीम लेवल्स सब कुछ आने वाला है। अभी गुड, चलो आज तो सिर्फ टाइम पास था। एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स उतना समझ में आया है क्या? देखो कुछ ऐसी इजी चीजें भी मिलेगी आपको, कहीं कहीं डिफिकल्ट टाइम भी आएगा, कहीं कहीं आपको लिखना भी पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू वन थिंग, बहुत सारी चीजें सीखने को डेफिनेटली मिलेगी 100%। एक चीज और, टुडे आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। मेरे पास में EIS के रिगार्डिंग एंड SM के रिगार्डिंग बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल IBM ने एक नया यू कैन से मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोडक्ट बनाया, उसको वॉटसन बोलते हैं, IBM वॉटसन करके। वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, मतलब अपने जो कॉन्सेप्ट है इनसे रिलेटेड रहेंगे। वर्चुअलाइजेशन दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कंपनी लेके आया एंड व्हाई दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक कंपनी का नाम सुना क्या? सेल्स फोर्स, तुमने नाम भी सुना होगा, और वो कंपनी बहुत फेमस है। सेल्स फोर्स इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली फॉर द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM के जो मोबाइल एप्लीकेशन रहते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ देम वो सेल्स फोर्स के रहते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं अपन। वो कंपनी फेमस क्यों है? वो कंपनी अपने एक्चुअली में एक एक्विजिशन के लिए फेमस है। उसने शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग दुनिया का वन ऑफ दी एक जमाने का सबसे महंगा ट्रांजैक्शन किया था, अपना ऑफिस परचेस किया था। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसेस टू वर्क सेल्स फोर्स को बोलते हैं। गूगल फेसबुक जो आते हैं ना, उनके साथ में एक सेल्स फोर्स करके कंपनी है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक मार्केट स्ट्रीट है, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट, इट्स कॉल्ड एज मार्केट स्ट्रीट। उसके अंदर एक स्काई स्क्रैपर, मतलब बहुत ही बड़ा बिल्डिंग उसने परचेस किया था अपने एम्प्लॉइज के लिए। रादर आपको बहुत सारे लोगों के थ्रू रेफरेंस लगा के अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, एंड दैट्स लाइक अ मॉन्यूमेंट व्हाट पीपल वांट टू सी नॉर्मली इन दैट सिटी। दैट्स द ऑफिस ऑफ सेल्स फोर्स। सो ये कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग CRM से कहां बढ़ते बढ़ते $1 billion कंपनी, अगेन वंस अगेन बहुत बड़ा कंपनी है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली में प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम पढ़ने वाले उससे कनेक्टेड है। सो आई वुड वांट टू शो यू देयर पब्लिकली अवेलेबल वीडियोज। I'll figure out a way कि कैसे आपको रियल लाइफ में विद द लेक्चर उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर होगा तो अच्छा है, वरना लेक्चर के एंड में आपको वीडियोस दिखा दूंगा, ठीक है? अभी गुड, दैट्स इट फॉर EIS टुडे। वी गोना कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अच्छा एक मिनट रुको। ऑडिट के लिए टाइमिंग क्या दिया था मैंने तुमको? तो याद नहीं है यार, एक तो कितना कंफ्यूजन है मेरे को ही। 4:30 बोला ना? नहीं, ब्रह्मस्त्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन रहेगा ऑडिट का, दैट विल बी फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स। एक काम करो ब्रह्मस्त्र स्टूडेंट्स, लिख लो फटाफट आज रिवीजन क्या क्या करने वाले हैं। अरे ऐसे लोगों को याद भी रह जाएगा। ऐसे 700, 705, 706, 700, 705, 706, 701 पढ़ाया था क्या तुमको मैंने? ब्रह्मस्त्र वाले 7 की ऑडिट मैटर पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था ना की ऑडिट मैटर पैराग्राफ भी। अगर टाइम मिलेगा तो 701 को भी रिवाइज करेंगे, बट 700, 705, 706 प्रायोरिटी रहेगा। इफ टाइम परमिट्स 701, ये 4 एसेस को रिवाइज करेंगे। जो नए बच्चे हैं
4:30 बजे हम नॉर्मल ऑडिट बैच शुरू करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तुम में से कौन ब्रह्मास्त्र वाले, कौन नॉर्मल मतलब नए बच्चे ऐसे कैसे? सब ब्रह्मास्त्र वाले हो? नहीं, एक काम करो, हाथ नीचे करो। जो ब्रह्मास्त्र में नहीं थे पर ग्रुप 2 में है वो कौन है? ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4:30 विल स्टार्ट, वो भी फेस टू फेस ही आइडियली। बहुत सारे बच्चे आना शुरू करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा वैक्सीन होते जाएगा। ठीक है।